दुनिया में जो भी फिजिकल क्वांटिटी होती है, जो भी हम देखते हैं, जो मेजर की जा सकती है, ठीक है बेटा, जो फिजिकल क्वांटिटी होती है जिसको हम मेजर कर सकते हैं, जब हम किसी को भी मेजर करते हैं बेटा, तो हमारे सामने कुछ ऐसा बनता है, जैसे एक आदमी है या कोई भी समझ लो, ये जब किसी चीज को देखता है तो एक कंपैरेटिव फैक्टर चाहिए। सपोज मैं तुमको समझाता हूँ, देखो मैं मोटा सा हूँ, मेरा वेट 88 केजी है, बट मान लो कि मैंने अपने वेट को किसी और प्लानेट पे जाके 1 केजी बोला रेफरेंस के लिए, मैंने बोला नहीं मैं 1 केजी हूँ, तो मान लो आप में से किसी का वेट अगर 44 केजी होगा, तो मैं उस नए प्लानेट पे आपको हाफ केजी बोलूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ आई? हमारा रेफरेंस होना चाहिए मेजरमेंट के लिए। अगर हम किसी भी चीज को मेजरमेंट करते हैं तो वी नीड ए रेफरेंस, एंड दिस रेफरेंस इज कॉल्ड यूनिट या वन। हम किसको वन मान रहे हैं, ये भगवान नहीं देता है कि हम किसको वन मानेंगे, हम अपनी मर्जी से किसी भी चीज को वन मान सकते हैं। जैसे आप लोगों ने बेटा फिट सुना होगा ना, 1 फीट, सोचो 1 फीट क्या होगा बेटा। सर डिफरेंट लोग के लिए डिफरेंट होगा। हाँ बेटा, 1 फीट एक्चुअली में एक ब्रिटिश किंग के पाँव की साइज थी, तो उसी को स्टैंडर्डाइज करके पूरी दुनिया में बांट दिया गया कि 1 फीट इज दिस थिंग। तो ऐसा नहीं है कि कोई भी चीज अगर हमें मेजरमेंट करनी है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की, तो मेजरमेंट के लिए हमको सबसे पहली चीज की रिक्वायरमेंट होती है कि रेफरेंस की, जिससे हम कंपैरिजन करेंगे। तो मेरी बात समझ गए ना बेटा? देखो, जिस जगह मेरा वेट 1 केजी है, उस जगह किसी बच्चे का वेट हाफ केजी भी हो सकता है। तो मेजरमेंट हमेशा कुछ इस तरह से आएगा, NU टाइप का, where U is called unit, like suppose this was 1 unit, and N is called magnitude। जैसे तुम चीनी खरीदने जाते हो मार्केट में, तो अभी मत जाना बेटा बाहर, NU टाइप का रहता है ना, जैसे हाफ केजी, 3 केजी। बेटा मुझे मॉर्निंग में गाना पसंद है, बस क्लास में नहीं। सर हाँ सर यू क्वांटिटी बेटा मैं वो, हाँ हाँ यूनिट और डायमेंशन पढ़ाओ इधर कौन डाटा तो फिजिकल क्वांटिटी मेजरमेंट है तार किसी वैल्यू रहबो सब यूनिट रहबो कौन बेटा ये कौन, बेटा कौन सा बच्चा है, कोई आइडेंटिफाई कर पा रहा है क्या? बेटा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप क्लासेस जब करो प्लीज अकेले बैठ के लिखते हुए करो, कॉपी पेन लेके। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर हम किसी भी चीज में कंपैरिजन कर पाते हैं, तो हम उसको हमेशा एक कंपैरेटिव क्वांटिटी के साथ में एक मैग्नीट्यूड भी देंगे। दिस टर्म इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। क्या आप बात समझ गए बेटा? तो ऑफन हमारा एंड बेटा एक, जैसे मान लो मैंने एक रेफरेंस बोला, देखो ये रेफरेंस मेरा 1 है। अगर मेरा रेफरेंस 1 है, तो कोई उसका 3 टाइम्स हो सकता है, कोई उसका हाफ टाइम्स हो सकता है। सपोज ये गिवन वॉल्यूम रेफरेंस है, दिस गिवन वॉल्यूम इज रेफरेंस, तो जब तुम उसके 3 टाइम्स होंगे तो ये 3 N कहलाएगा, और जो 1 है
मतलब जो भी चीज, जैसे ये आपके हिसाब से एक नया वाला 1 सेंटीमीटर होता और ये वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब होता। मान लो 1 सेंटीमीटर आप चुन रहे हो कोई भी, तो ये नया वाला 1 सेंटीमीटर क्यूब होता। अगर कोई वॉल्यूम उसका 3 टाइम्स होता तो मैं कहता 3 सेंटीमीटर क्यूब। यानी ये हमने 1 बोला और 3 उससे टाइम्स ज्यादा। तो एन एक मल्टीप्लाई दिखाता है किसी गिवन रेफरेंस से आप कितना टाइम्स ज्यादा हो, यानी इसी को हम मैग्नीट्यूड बोल देते हैं बेटा। क्या आपको बात समझ आई बेटा? हम अगर दुनिया में कोई भी क्वांटिटी नापने जाएंगे तो मेजरमेंट हमेशा इसी फॉर्म में होगी, एन और यू वेरी करता है बेटा। बेटा ये वेरिएबल का सिंबल होता है। क्या आप इतनी सी बात समझ गए बेटा? अगर हम किसी चीज को मेजर करते हैं, देखो अगर मेजरमेंट हो रही है बेटा तो ये मैग्नीट्यूड होगा और ये आपकी यूनिट कहलाएगी। जो इंसानों पे रेफरेंस पे ये बिल्कुल आर्बिट होती है। आर्बिट मतलब हम अपनी इच्छा से चुन सकते हैं, और जो अच्छे क्वेश्चन बनेंगे उसमें वो यही करता है, यूनिट्स को चेंज करता रहेगा। लेकिन तुम्हें पता है बेटा, कमाल की बात यह है कि यूनिट चेंज करने से आपकी मेजरमेंट चेंज नहीं होती। मैं भले ही ऐसे लिख दूं 500 ग्राम चीनी इक्वल टू हाफ केजी चीनी, चीनी मतलब शुगर बेटा, ये ओके है ना? तो इससे आपकी ऑब्जर्वेशन क्या जाएगी? अगर मैंने इसको ऐसे नोट किया तो इससे मैं देख रहा हूं, अगर मैं 1 ग्राम छोटा होता है और 1 केजी बड़ा, अगर मैं यूनिट को बढ़ाऊंगा तो मेरा मैग्नीट्यूड घट जाएगा। क्या आपको ये बात समझ आई? इसको ग्राफिकली मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो n इंटू यू है वो कांस्टेंट रहता है। कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा, n1 u1 इक्वल टू n2 u2 और इक्वल टू कांस्टेंट। ये इसका इंटरप्रिटेशन आया। मतलब अगर मैंने यूनिट को बढ़ाया तो करस्पॉन्डिंग n घट जाएगा, और अगर मैंने n को बढ़ाया, देखो यहाँ n बड़ा है तो मेरा u घट गया, u छोटा आएगा। क्या ये बात समझ आ गई बेटा? बेटा सुबह सुबह आपने एफएम चैनल लगाया है क्या? गाने सुन रहे हो क्या बैठ के? हाँ ना, कुछ तो बोलो। क्या हुआ, आप लोग की नींद नहीं टूटी है क्या बेटा? आप लोग माइक ऑफ क्यों रखते हो? मतलब ऐसा क्या कर रहे होते हो कि पढ़ाई की जगह आप लोग माइक ऑफ कर लेते हो? अच्छा सॉरी सॉरी, हाँ मैंने वो उस समय वो चेंज कर दिया था। मैं फिर से ऑन कर देता हूँ। वो उस समय थोड़ी सी डिस्टरबेंस हो रही थी ना, तो मैंने थोड़ा प्रॉपर्टी चेंज कर दी थी। मैं माइक ऑन कर देता हूँ आपका। हाँ, अब आप लोग अनम्यूट कर सकते हो। सॉरी। यस सर। यस यस सर। सर। नहीं एक्चुअली उस समय थोड़ा आवाज़ आ रही थी ना बेटा, तो मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा था बच्चा कौन है, तो मैंने, वरना आप एक बच्चे को भी अनम्यूट कर सकते हो। बेटा देखो एक सिंपल सी बात है, क्या आपको ये पैटर्न समझ आ गया कि अगर आप यूनिट बढ़ाओगे तो जैसे मान लो मैं यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ ग्राम से केजी की तरफ, तो मैंने यूनिट तो इंक्रीज कर दी बट मेरा एन डिक्रीज कर गया। तो एक सिंपल सी प्रॉपर्टी है, एन और यू के बीच में प्रोडक्ट कांस्टेंट रहेगा। मेरी बात समझ गए? यस सर। देखो यस बेटा, सर। एग्जाम फ्रेंडली होने का मतलब ये होता है ना कि आपको हर एक एक चीज जो समझ आ गई है वो अलग अलग एंगल से देखनी आती हो। फॉर एग्जाम्पल बेटा, आप लोग को ये पता है कि y इक्वल टू एम एक्स का मतलब क्या होता है? ये एक स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है ना बेटा, एक्स और y के बीच में। तो वो यस सर। करेगा, यस और सर। जहाँ पे ये 10 थीटा m होगा। बेटा हो सकता है किसी बच्चे को पता हो, किसी को नहीं पता हो, डोंट वरी। 11th की स्टार्टिंग में ऐसा हम लोग कुछ भी जज नहीं करते, क्योंकि पहले 3 महीने आप सिर्फ बेसिक बेसिक टर्म पढ़ रहे होते हो। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम 9th एंड 10th। हम 11th में स्टार्टिंग में बस ये एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चा ऑब्जर्वेशन बढ़ा दे अपनी। अगर ऐसा लिखा है मान लो
मैं इसी चीज को बोल रहा हूँ NU इक्वल टू कॉन्स्टेंट है। तो एक जगह कांस्टेंट मतलब कुछ सी जैसा मान लो, एक जगह बच्चे को ऐसे दिया जाता है एन सी इंटू 1/u। तो अगर मैं एन वर्सेस 1/u का ग्राफ बनाऊंगा, देखो एन को y मानो और 1/u को x मानो अपने दिमाग में, एन वर्सेस 1/u, तो क्या तुम्हें नहीं लग रहा है ये y इक्वल टू कॉन्स्टेंट इंटू एक्स की तरह ग्राफ बन रहा है? तो ये ऐसा बनेगा। मेरी बात समझे? तो एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस फॉर्म में आएगा आपको अपने दिमाग को उस हिसाब से अडेप्ट करना पड़ेगा। अगर पूछा है एन वर्सेस 1/u का ग्राफ बनाओ तो वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, एन वर्सेस u का ग्राफ बनाओ तो वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनेगा। इसको रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बोलते हैं, जिसमें अगर एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है। ठीक है बेटा, क्या ये बात आप समझ गए? Yes, sir. Yes, sir. आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि बेटा कि मेरे को समझ तो आता है पर मेरे से एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होते हैं। वो तभी होता है जब तुम खुद से पेन चलाते नहीं हो। देखो ये काम टीचर का बताने का है, लेकिन उसके बाद यहाँ तक पहुँचना या किसी और फॉर्म तक पहुँचना, अगर बच्चा एक पेन चलाता रहता है तो वही पहुँचता है। आपको जो 10th तक की डिपेंडेंस होती है ना, कि जैसे लाइक जो पढ़ाया गया उसी से पेपर फंस जाएगा, बेटा वैसा आपको छोड़नी पड़ेगी। आपको यहाँ पे सिर्फ कॉन्सेप्ट कैच कराया जा सकता है। उसके बाद जो बच्चा घर पे जाके पेन नहीं रगड़ता है, इतना समझो अगर तुम लोग 11th में हो तो तुमसे एक एक्सपेक्टेशन है कि रेनॉल्ट 045 तुम्हारी 2 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, राइटोमीटर तुम्हारी 5 दिन में खत्म हो जानी चाहिए, और नहीं हो रही है तो अभी भी तुम लोग 9th-10th में ही हो, या तुम लोग एंट्रेंस वाइज नहीं पढ़ रहे हो। चलो बेटा हम लोग देखते हैं नेक्स्ट पे। मान लो बेटा कि यूनिट्स में कैसे हम लोग बोलेंगे कि कोई यूनिट अच्छी है कोई खराब है। तो बेटा यूनिट्स के लिए ऐसा होना चाहिए ना कि जो यूनिट सपोज मैं यूज कर रहा हूँ, अगर पूरी दुनिया वही रेफरेंस लेके चले तो कितना अच्छा होगा। यानी यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। जैसे मान लो अगर मैं जिस चीज को 1 मीटर बोल रहा हूँ सब उसी चीज को 1 मीटर बोले तो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए कुछ फंडामेंटल यूनिट्स बनाई गई हैं और पूरी दुनिया में इसको यूज किया जाता है। ऐसा नहीं है कि बेटा फंडामेंटल यूनिट्स भगवान ने दिए हैं, बट फंडामेंटल यूनिट्स पूरी दुनिया में एक तरीके से यूज की जाती है, और फंडामेंटल बोलने के पीछे कुछ वजह होती है, और देखते हैं बेटा कौन कौन से फंडामेंटल यूनिट होती है हमारी। मास के लिए मीटर, सॉरी मास के लिए केजी, लेंथ के लिए बेटा मीटर। अब मैं बस इस पे थोड़ी थोड़ी बात करूंगा। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए Mole. Mole. मैं जल्दी जल्दी पढ़ाता हूँ बेटा। और आपका लाइट के लिए बेटा, लाइट The candela. कैंडेला दे रखा है। बेटा टेम्परेचर के लिए Sir, क्या दे? current. हाँ सर केल्विन। हाँ, करंट के लिए क्या दे रखा है बेटा? एम्पियर। एम्पियर। वेरी गुड बेटा। कितने हो गए? 7 हो गए। 1 2 3 4 5 6। कौन सा वाला छूटा है बेटा? सर टाइम। Sir, time. टाइम छूटा है बेटा। 1 सेकेंड। एंड व्हाई वी कॉल दिस ए फंडामेंटल यूनिट? बहुत सारे रीजन है बेटा। मतलब मैं अगर मास के लिए केजी चुन रहा हूँ तो और किसी टर्म से मैं केजी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। मतलब लाइक कि मैं लेंथ और टेम्परेचर को मिलाऊं तो मास नहीं निकलेगा। मतलब ये यूनिक होता है। Sir, these cannot be derived from any हाँ of हाँ, the units. मतलब एक तरीके से अगर मैं केजी मास के थ्रू रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो ये बाकियों में अवेलेबल नहीं होगा। जैसे मान लो अगर एक बच्चा बोलता सर वेलोसिटी भी ले लेते हैं, लेंथ भी ले लेते हैं, टाइम भी ले लेते हैं, तो ये वेलोसिटी लेना गलत हो गया अगर हम लेंथ और टाइम चुन चुके हैं। क्यों? लेंथ बाई टाइम फिर से हमें वेलोसिटी दे देगा। तो ये ऐसा नहीं होता। ये सातों यूनिक होते हैं जो एक दूसरे से डिराइव नहीं हो सकते हैं। क्या आप बात समझे? दिस 7 आर Yes, sir. can't be derived from each other. इसका एक दूसरे से डेरिवेशन पॉसिबल नहीं है बेटा। इसके अंदर एक प्रॉपर्टी और भी होती है कि ये सातों मिलके दुनिया की हर फिजिकल क्वांटिटी को कवर कर लेंगे जो ह्यूमन जानते हैं। जितना हमारे प्लानिट के ऊपर पता है
मतलब इन सातों से मिक्स करके, सपोज आपको पता है कि लेंथ के लिए मीटर है और टाइम के लिए सेकंड है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ लेंथ बाय टाइम, मैं एक्सेलरेशन निकाल सकता हूँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर यानी लेंथ बाय टाइम स्क्वायर, मतलब बाकी सब डिराइव की जा सकती है इनसे, ठीक है। और उन यूनिट्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी या डिराइव्ड यूनिट्स। मेरी बात समझ गए, फंडामेंटल और फिर डिराइव्ड। लेकिन बेटा मुझे आप एक चीज बताओ, इसमें मेरे को दो टर्म बताओ, व्हाट इज इंटेंसिटी एंड व्हाट इज मोल, बताओ बेटा। एंड चलो टेम्परेचर, फॉर दैट मैटर टेम्परेचर भी बताओ जल्दी जल्दी। इंटेंसिटी वर्ड क्या होता है, वैसे हमारे कोर्स में ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी रहती है बस, बट ये इसके बाद कभी नहीं आएगी, इस टर्म का जिक्र इसके बाद कभी नहीं होगा इस चैप्टर के बाद में। तो आप इसको सिर्फ इंटेंसिटी वाइज फोकस करो। व्हाट इज इंटेंसिटी, किसी जगह पे एनर्जी, सर वो ब्लैक बॉडी का सरफेस का इंटेंसिटी। नहीं नहीं रे पगली, इंटेंसिटी वर्ड का ये आपके कोर्स में है। एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर टाइम। हाँ, एनर्जी ट्रांसफर्ड पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड इंटेंसिटी। जैसे सूरज से हमारे पर एनर्जी आ रही है, तो वो पर सेकंड कितनी आ रही है और पर यूनिट एरिया कितनी आ रही है, तो ये बहुत काम का फैक्टर होता है। कि आप ऐसे सोचो, आपने कोई सरफेस एरिया बना रखा है और आप देखना चाहते हो कितनी जल्दी जल्दी उस एरिया पे एनर्जी गिर रही है, तो दैट इज कॉल्ड इंटेंसिटी। वन मोल क्या होता है बेटा बताओ, वन मोल क्या होता है बेटा बताओ। बेटा ये सब तो पढ़ रखा है ना आप लोगों ने, आपके हिसाब से वन मोल क्या है बेटा, वॉट एवर यू फील टेल मी बेटा, इट्स नॉट रियली इंपॉर्टेंट कि बाकी क्या सोचते हैं आप बताओ, क्योंकि कई बार आप देखोगे 11 सर एवोगैड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। एवोगाड्रो नंबर ऑफ पार्टिकल्स। हाँ Sir, it gives the amount of a substance. हाँ ठीक है, आप सबके आंसर सही हैं बेटा, ठीक है गुड बेटा, इवन चैट पे जो बच्चे भेज रहे हैं वो भी सही है बेटा। अब सुनो, मैं तुमको बस, मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, कितने बच्चे वन डजन समझते हैं, वन डजन समझते हो ना। यस सर। अगर Yes, sir. आपको 12 pin number. 12, उसी तरह अगर किसी बच्चे को वन मोल इस नंबर से ज्यादा कुछ दिखता है, तो अभी उसे कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया है। अगर आप वन मोल देख रहे हो तो आपको ये नंबर दिखना चाहिए सिर्फ। एक्चुअली में जब हम मॉलिक्यूलर लेवल पे या छोटे लेवल पे काम करते हैं, तब बहुत बड़े नंबर की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जब जो पार्टिकल्स होते हैं टाइनी वाले, वो कई बार करोड़ों में नहीं होते हैं बेटा। करोड़ एक काफी छोटा वर्ड है, अगर आप 10⁻23 को देखोगे, तो हम लोग बार बार ऐसा नंबर लिख नहीं सकते, इसलिए हम लोग मोल के टर्म्स में बात करते हैं। आप मेरी बात समझ पाए, हमको किसी एक को मोल बोलना था तो हमने कार्बन एटम वाले को चुन लिया, किसी बड़ी क्वांटिटी को हमें मोल बोलना था। जिस बच्चे को जब समझ आएगा, तो कहीं ना कहीं ये कंपैरिजन उसके दिमाग में हमेशा रहेगा, हमेशा। चलो बेटा, एक टर्म आया टेम्परेचर। टेम्परेचर क्या होता है बेटा बताओ, व्हाट इज टेम्परेचर। आप कभी भी टेम्परेचर से क्या अपना इंटरप्रिटेशन समझते हो, व्हाट इज टेम्परेचर बेटा। देखो, मैं आपको सिर्फ एक चीज बता रहा हूँ बेटा, कभी भी एक स्टूडेंट होता है, उससे ये एक्सपेक्टेड होता है कि वो सोचेगा या अपने अंदर, जब तक उसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, वो आगे नहीं बढ़ेगा। अगर हम किसी भी वर्ड को देखते हैं, तो हमारे मन में एक ना बच्चे वाली उत्सुकता जगनी चाहिए कि इसके अंदर क्या है। जैसे एक छोटा सा बच्चा है, उसका बर्थडे है, उसके सामने गिफ्ट रख दो, खोल देगा सारे। उसी तरह से एक छोटा से बच्चे की तरह सोचो, तुम्हारे सामने कोई भी टर्म आ रहा है, अगर तुमको उसकी फीलिंग नहीं आ रही है, तो वो चीज तुम्हारी ज्यादा देर काम नहीं रहेगी। बेटा टेम्परेचर एक बच्चा बोल सकता है कि सर फीलिंग ऑफ कोल्डनेस एंड हॉटनेस, पर बेटा देखो, मैं तुमको बताता हूँ, हम लोग टेम्परेचर कई तरीके से डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर एक तरह से कंपैरिजन भी होता है, जैसे एग्जांपल के लिए तुमने वाटर को देखा, हम उसमें बेटा आप लोग को आवाज आ रही है, यस सर। Yes, sir. बेटा पता Yes. नहीं
क्या हुआ, अचानक से कट गया। चलो मैं वापस टेम्परेचर पे था, मैं आता हूँ। सी टेम्परेचर बेटा एक तरीके से हम लोग कई तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला तरीका क्या होता है, अगर हम लोग ये माने, जैसे मान लो एक आदमी ने वाटर या किसी कंपैरिजन में देखा कि अगर मैं इसमें एनर्जी चेंज करता जाता हूँ तो कुछ चेंज हो रहा है, कुछ चेंज हो रहा है। अगर मैं एनर्जी के पैकेट्स ऐड करता जाता हूँ तो लेकिन अब उसको रेफरेंस चाहिए कि क्या चेंज हो रहा है। तो एक बच्चे ने जब वाटर को देखा तो उसने देखा किसी एक एनर्जी पे ये यहाँ से ये आइस से वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। थोड़ा ऐसे ही एनर्जी के पैकेट्स ऐड करते रहे तो ये वाटर से स्टीम में बदल जाता है। और अगर हम लोग कोई चीज, जैसे मान लो बेटा थर्मामीटर कोई अलग से कुछ नहीं होता है जो कुछ बोल रहा होता है। अगर हम इसके अंदर कोई ऐसी चीज डालते हैं जो गर्मी ऑब्जर्व करके अपने कोई पैरामीटर चेंज कर सकता है, जैसे हम लोग जब थर्मामीटर डालते हैं ना तो बेटा उसमें मरकरी एक्सपेंड होता है, तो उस एक्सपेंशन को हम लीनियरली देखते हैं। मतलब वैसे समझाता हूँ, जैसे यहाँ पे अगर हमने थर्मामीटर डाला तो हमारा एक्सपेंशन मरकरी का थोड़ा सा हुआ, लेकिन जब हम यहाँ पे पहुंचे तो लीनियरली जितना वो बढ़ गया ना, हम उसी प्रोपोर्शन में बोल देते हैं टेम्परेचर बढ़ गया। कहने का मतलब या तो कोई बच्चा उसको समझे कि ये कोई किसी बॉडी में जब एनर्जी पैकेट्स ऐड करते हैं ना तो बॉडी का बिहेवियर शो करता है। अब इतनी कॉम्प्लेक्स डेफिनेशन नहीं समझ पाता बच्चा कई बार, बट हम इसको यूज करते हैं बेटा। हम लोग टेम्परेचर को ऐसा समझते हैं कि बेटा ये रेफरेंस की तरह यूज होता है कि किस किस जगह पे क्या होगा। दूसरा तरीका होता है, अगर हम एटम के लेवल पे जाएं तो वो बेटा हर चीज तुमको स्टैटिक दिख रही है लेकिन वो इंटरमोलिकुलर लेवल पे वाइब्रेट कर रही है। इसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होती है वाइब्रेशन के अंदर, जितनी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी हम बोलेंगे उतना ज्यादा टेम्परेचर होता है। मतलब अगर कोई चीज 26 डिग्री पे और कोई चीज 28 डिग्री पे है, सेल्सियस ही ले लो बेटा, तो इसके पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी K1 और इसके पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी K2 में K2 इज ग्रेटर देन K1। यानी हम टेम्परेचर को फंक्शन ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी देख सकते हैं पार्टिकल्स की। ठीक है बेटा, मेरी बात समझ पा रहे हो? आगे बढ़े बेटा। या तो हम इसे रेफरेंस यूज करेंगे कि कब चीजें स्टेट चेंज करती हैं कितनी एनर्जी पे, और अगर हम मॉलिक्यूलर लेवल पे पढ़ रहे हैं तो हम उसे चीजों की काइनेटिक एनर्जी से कनेक्ट करेंगे। मतलब अगर मान लो किसी का टेम्परेचर ज्यादा है तो इट ऑलवेज मीन कि उस, अगर हम एटम के लेवल पे जाके देखेंगे तो उसकी बॉडी में वाइब्रेशंस ज्यादा हो रही होंगी और उन वाइब्रेशंस की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होंगी बाकी कंपैरिजन में। चलो इतना डिटेल में नहीं जानना है। फिर भी बेटा बच्चों के साथ दिक्कत क्या होती है ना, हम वजह सोचने की जगह हम कुछ याद करना चाहते हैं, टेम्परेचर इक्वल टू केल्विन, ये रुकना चाहिए 10th के बाद में। ये चीजें रुकनी चाहिए 10th के बाद में। उसके बाद आप उसके पीछे की वजह सोचो कि एक्चुअली में वो क्या है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। बेटा देखो हमने सब कुछ नापा, लेकिन 2 यूनिट्स और होती हैं, शायद आप लोग ऐसे समझो, ये ए बी सी। बेटा हम लोग एंगल नापने के लिए यूनिट यूज करते हैं ना। आप लोग कौन कौन, Yes, sir. हम लोग कोई भी एंगल कैसे नापते हैं, आप कौन कौन सी यूनिट पढ़े हो? So degree radian. The degree radian. किसी को तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि ये क्या है। मतलब हम किसको, अगर मान लो मैंने इसको 1 बोला, 1, तो किसी को तो ये डिफाइन करना पड़ेगा ना कि 1 कितना है। आई होप मेरी बात समझ, ये भी भगवान नहीं देता है बेटा कि 1 कितना मानना है। अगर मैं मान लो ये बोल रहा हूँ कि ये 3 है, अरे तो जरूर किसी को मैंने 1 माना होगा। ये भी गॉड नहीं आके देता बेटा, हमको ही मानना पड़ता है। एक बच्चे ने क्या किया, सर मैंने एक बड़ा सा पिज्जा खरीदा और उसको छोटे छोटे 360 पार्ट्स में से काट दिया। तो जो बच्चे ने इस पूरे पिज्जा को ऐसे छोटे छोटे 360 पार्ट में काट दिया, एक पार्ट को उसने क्या बोला, इतने एंगल को उसने 1 डिग्री बोला। क्या आप मेरी बात समझे? हाँ सर. अब मैं Yes, तुमको sir. एक चीज बताता हूँ, हाउ टू मेजर एंगल पे जाना।
इसके लिए बच्चे ये बात अभी नहीं समझते और बाद में उनका न्यूमेरिकल गलत होता है। अगर हम कभी भी किसी को एंगल पढ़ाना चाह रहे हैं तो हमेशा उसको ये बात समझानी होगी कि एंगल भी चॉइस ऑफ सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ है। आओ समझाता हूँ। मान लो तुम ए से बी गए, एक बच्चा यहाँ से ऑब्जर्व कर रहा है सी से और एक बच्चा डी से ऑब्जर्व कर रहा है, तो तुमको नहीं लगता कि दोनों के लिए एंगल अलग होगा इस मूवमेंट का? जी सर। तुम खुद सोचो, एक्चुअल मोशन ऐसे हुआ, ए टू बी गया, कोई पार्टिकल ए से ऐसे बी गया, तुमको नहीं लगता सी से देखने पे एंगल अलग होगा और डी से देखने पे अलग होगा? तो बेटा, या आप ऐसे सोचो, इसी को मैं सेंटर बोल रहा हूँ, ये सी और डी सेंटर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब मैं सर्कल बना दे रहा हूँ तो तुम्हें वो चीज ऐसा लग रही है तो ऑब्वियस है, लेकिन जब मैं तुमसे ऐसे पूछ रहा हूँ तो शायद तुम वो बात सोच पा रहे हो कि एक ही मूवमेंट के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि हम एंगल कहाँ से नाप रहे हैं, किस जगह से। ये थीटा सी इज ग्रेटर देन थीटा डी। तो मुझे ये भी चाहिए कि आर्क लेंथ कितनी है और मुझे ये भी चाहिए नापा कहाँ से जा रहा है। अगर मैं उसी आर्क लेंथ ए बी को यहां से नापूं तो अलग एंगल बनेगा। मेरी बात समझ गए? तो यस सर। मुझे ये भी चाहिए कि ये लेंथ कितनी है, तो मुझे ये भी चाहिए कि रेफरेंस कहाँ पे, सेंटर कहाँ मान रहा हूँ मैं यहाँ सेंटर मानूंगा। बेटा ये सारी लाइन वाइन मैंने बनाई है अपने दिमाग में। रियलिटी यही होती है कि एक बच्चे ने ऐसे मूवमेंट की और हमने कहीं एंगल मान लिया, ऐसे करके कहीं सेंटर मान लिया। तो ये रियलिटी है और ये हमारी चॉइस है। तो एंगल कहीं ना कहीं हम पे डिपेंड करता है कि हम एंगल कितना मतलब कितना बड़ा और छोटा हो रहा है। ये अगर मैं यहाँ चले जाऊं और एंगल बढ़ जाएगा, देख पा रहे हो? यहाँ चले जाऊं और एंगल बढ़ जाएगा। तो एक बात समझो कि हम लोगों को डिग्री डिफाइन करनी थी तो हमने कैसे की? किसी सर्कल का सर्कमफरेंस पे एक नॉर्मल सर्कल पकड़ो, सर्कमफरेंस पे ये लेंथ 1/360 ले लो, टोटल लेंथ की 2πr की। जब तुम 2πr का 1/360 लोगे तो ये टर्म 1 डिग्री कहलाएगा। क्या बेटा ये बात क्लियर हो गई? यानी सर्कल को 360 पार्ट्स में डिवाइड कर दो, एक पार्ट आपका 1 डिग्री कहलाएगा। बट रेडियन कैसे नापे? हाउ टू मेजर रेडियन एंड हाउ दे आर कनेक्टेड, डिग्री एंड रेडियन? रेडियन डिफाइन करने के लिए आप सेंटर पे जाओ सर्कल के और आर्क लेंथ जो काटोगे ए बी, वो चुपचाप से रेडियस जितनी काट लो। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, ये भी रेडियस। अब जो आएगा इसको 1 रेडियन बोल दोगे। क्या ये चीज क्लियर हो गई बेटा? यस सर। फंडामेंटली पूरा क्लियर होना चाहिए। अब चलो ये बात आपको समझ आई। बेटा आपको ये तो समझ आ रहा होगा ना कि किसी भी सर्कल में जब मैं थीटा को बढ़ाऊंगा, थीटा बढ़ेगा तो ये आर्क लेंथ भी बढ़ेगी। यानी हर बच्चा बोल सकता है कि थीटा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, आर्क लेंथ। ठीक है, फिर बच्चे ये फॉर्मूला भी लिख लेते हैं, थीटा इक्वल टू L/R। क्योंकि देखो बेटा, अगर 1 रेडियन लिख रहा हूं तो 1 रेडियन मतलब क्या होगा? आर्क लेंथ अपॉन रेडियस, R/R 1 आ गया। ठीक है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं यूनिटरी मेथड से यूज करके। ठीक है, ये बात समझ आई बेटा? देखो, यस सर। अच्छा, अब बच्चे गलती क्या करते हैं मैं बताता हूँ। मान लो टीचर ने उनको थीटा इक्वल टू L/R लिखाया, तो उन्होंने जो यूनिटरी मेथड में समझाया ये तब समझाया जब ये रेडियंस में होगा। बच्चे जब एग्जाम में यूज करते हैं तो रेडियंस में कन्वर्ट किए बिना ही ये फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर सारा गलत आ जाता है। क्या मेरी बात समझे? थीटा इक्वल टू L/R फॉर्मूला आप कब यूज करोगे? जब थीटा रेडियंस में होगा। अगर हम ये फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो कॉशन ये रखना है कि हमारा थीटा रेडियन में होना चाहिए। याद रहेगा बेटा? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा, पूरा जैसे जैसे टीचर तुम्हें पढ़ाता रहता है ना, जो भी तुम्हें मैथमेटिकल फॉर्मूला लिखे उसको अलग से नोट किया करो। जैसे मान लो मैंने यूनिट्स पढ़ाते वक्त तुमको स्टार्टिंग में लिखा m इक्वल टू NU, तो उसको अलग से नोट करना। ठीक है, मतलब उसको हाईलाइट अलग से करना, आखिरी में उसकी फॉर्मूला समरी टाइप की बनाते हैं, जैसे थीटा इक्वल टू L/R। अभी मुझे डिग्री और रेडियन दिखा, मुझे इतना पता है कि अगर ये एक पार्ट 1 डिग्री है तो टोटल कंप्लीट एंगल 360 पार्ट की वजह से
360 डिग्री आएगा। उसी तरह रेडियन की परिभाषा में मुझको ये पता है कि अगर मैं आर लेंथ का लेता हूँ, आर लेंथ का, तो ये 1 रेडियन मिलता है। यानी 1 रेडियन कितना पाथ लेंथ कवर करेगा? आर मीटर का आर्क लेंथ। तो अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे पूरे सर्कल का मिल जाएगा, क्योंकि 2 पाई आर मतलब पूरे सर्कल की लेंथ, ऐसे ये वाला सर्कमफ्रेंस। तो उतने में पूरा रेडियंस वाइज भी कवर हो जाएगा पूरा सर्कल। तो यानी अगर मैं दोनों तरफ 2 पाई से मल्टीप्लाई कर दूं, यानी 2 पाई रेडियंस इक्वल टू टोटल लेंथ कवर करवा देगा मुझे। यानी कंप्लीट एंगल इन द टर्म्स ऑफ रेडियन इज 2 पाई रेडियंस, कंप्लीट एंगल इन द टर्म्स ऑफ डिग्री 360 डिग्री। तो मैं इन दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ, 2 पाई रेडियंस इक्वल टू 360 डिग्री। अब बेटा जब मुझे 1 रेडियन की बात आएगी तो मैं चुपचाप से ऐसे लिख दूंगा कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 360 डिग्री डिग्री बाई 2 पाई, या बेटा इसी को 180 बाई पाई डिग्री। अब होते हैं कुछ बच्चे आते हैं जो अलग लेवल के टेररिस्ट होते हैं, उनको ये बात तो समझ आ जाती है, लेकिन नोट्स बनाते बनाते वो ऐसे आ जाते हैं 2 पाई 360 पाई इक्वल टू 180। अब ये कोई ऐसी भाषा है जिसका कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? पाई का मैग्नीट्यूड होता है 3.14, तो कैसे कोई लिख सकता है 3.14 इक्वल टू 180? बेटा आप ये सोचो, मैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिख रहा हूँ, तो क्या ये सही है कि मैं मीटर हटा दूं वहां से और सेंटीमीटर हटा दूं? ये अलग लेवल का क्राइम नहीं हो जाएगा बेटा? अब बात समझ? Yes, sir. तो किसी भी तरह से यूनिट्स को ड्रॉप मत करना, डू नॉट ड्रॉप यूनिट्स, अदरवाइज द स्टेटमेंट वोंट मेक सेंस। तुमको लगेगा वो सेंस कर रहा है, बट इट वोंट मेक सेंस। आपको हमेशा याद रखना है पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री, ताकि आप कन्वर्जन के समय कोई गलती ना करो। ठीक है बेटा? एंड आई होप आप लोगों को ये आता होगा, क्या कहते हैं बेटा आप लोगों को डिग्री, आर्क मिनट और ये सब आता है बेटा, आर्क सेकेंड? जैसे मान लो हमने 1 डिग्री डिफाइन की थी, हम बड़े खुश हैं कि 1 डिग्री ये होता है, पर बेटा हम जब किसी दूर ग्रह को, प्लैनेट्स को ऑब्जर्व करते हैं तो वो हमसे इतना दूर होता है ना, इतना दूर होता है कि ये लेंथ इतनी बड़ी हो जाती है और ये वाली लेंथ बहुत छोटी दिखती है अगर हम अर्थ पे बैठ के रेफरेंस लें तो। ये इतना दूर है हमसे, रेडियस इतना दूर है कि उस ग्रह का, प्लैनेट का डायमीटर भी हमें बहुत छोटा दिखेगा। वो होगा काफी बड़ा, बस इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा होगा। तो इस चीज को उस समय समझने के लिए हमको 1 डिग्री से छोटी यूनिट चाहिए। 1 डिग्री भी बड़ी हो जाती है बेटा, खुद देखो ना। अगर मैं, तुम इसी चीज पे सोचो ना, मैं लेंथ, ये ऑब्जर्वेशन पॉइंट बढ़ाते जाऊं तो ये एंगल छोटा होता जाएगा। θ1 इस थीटा से छोटा है, मैं और दूर ले जाऊं इसको, इस पॉइंट को और दूर ले जाऊं, इसी लेंथ के लिए मुझे एंगल छोटा मिलता जाएगा। तो मैंने एक काम किया, डिग्री से छोटी यूनिट की तलाश की। तो डिग्री से छोटी यूनिट की तलाश में मैंने बोला, हे दोस्त 1 डिग्री तुम्हारे छोटे छोटे 60 पार्ट कर देते हैं, 60 पार्ट। लेट्स डू 60 पार्ट। इसके 60 पार्ट कर दिए, फर्दर 60 पार्ट। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सर 1 आर्क मिनट क्या है, हम लिखते ऐसे हैं, ठीक है? हाँ, ये सिंबल होता है, लेकिन इसका सिंपल मतलब होता है कि एक नॉर्मल से सर्कल में मुझे ये चीज अगर पैरामीटर वाइज समझूं तो 2 पाई आर को, यानी टोटल लेंथ ऑफ सर्कमफ्रेंस को 60 से नहीं डिवाइड करो, 60 से करो, सॉरी 360 से डिवाइड करोगे तो कितना मिलेगा बेटा? 1 डिग्री। फर्दर 60 से डिवाइड करो। क्या तुम मेरी बात समझ गए? तो जो मुझे मिलता है वो चीज 1 आर्क मिनट कहलाता है, या 60 आर्क मिनट इक्वल टू 1 डिग्री। ये बात समझ गए? इज इट क्लियर बेटा? Yes, sir. उसी तरह कई बार प्लैनेट्स और तंग करते हैं हमें, उनको नापना और मुश्किल होता है, तो हम इस आर्क मिनट को भी फर्दर 60 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो 1, उसको आर्क सेकंड कहते हैं, 1 आर्क सेकंड
इक्वल टू 60 आर्क मिनट। ये चीज समझ आई बेटा? मतलब Yes, sir. इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इक्वल टू 60 आर्क सेकेंड। ये आपका कंपैरिजन चार्ट रहता है। बेटा मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, डू नॉट टेक एनसीईआरटी लाइटली। एनसीईआरटी के यूनिट डायमेंशन चैप्टर में इसके कन्वर्जन वाले क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन है जिसमें थीटा इक्वल टू एल बाई आर वाले क्वेश्चन है, जहाँ पे थीटा को पहले तुम्हें रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है, फिर ये फॉर्मूला लगाना होता है। तो ऐसे क्वेश्चन आप एनसीईआरटी से करना बेटा, एग्जांपल्स में दिए, स्पेशली एग्जांपल वाले क्वेश्चन कर लेना। और कर चुके हो तो बेटा बहुत अच्छा है, ठीक है, ये होमवर्क है। और बेटा होमवर्क उसी दिन निपटा दिया करो, अगले दिन के लिए मत रखा करो। आगे बढ़े Yes, sir. बेटा। डिग्री नापना हर एक बच्चे को आ गया, और मैंने डिग्री नापने के लिए आपको सिंपली बोला कि सेंटर देखना कहाँ पे है और प्लस किस यूनिट का यूज हो रहा है। आप धीरे धीरे को देखोगे कि डिग्री का यूज हम लोग कम कर देंगे, और सर्कुलर मोशन रोटेशन आते आते जहां घूमने लगा हम लोग हर चीज रेडियन में बात करेंगे, डिग्री का जिक्र तक नहीं होगा। आते हैं हम लोग सॉलिड एंगल पे। बेटा आप लोगों ने ट्रेन में वो झालमुड़ी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बेटा उड़िया में? आप जानते हो जो मिक्सचर टाइप का बना के बेचते हैं, सॉलिड कोन टाइप का, देखा है आपने? Yes, sir. Yes, sir. हाँ बेटा, अब जरा ऐसे देखो, ये 3D शेप है बेटा, 3D शेप है, सॉलिड कोन इमेजिन करो, ठीक है। यहाँ मान लो इसका सेंटर है। अब देखो जैसे जैसे खत्म होता जाता है, हम लोग खाते जाते हैं वो झालमुड़ी जो भी होता है, तो धीरे धीरे उसका ये कम होते जाता है ना। वो पेपर अपने आप हम रोल करते रहते हैं नीचे, सबने बेटा खाया तो होगा ही। तो हम ये बोलते हैं कि रेडियस कम हो रहा है, पहले R1 रेडियस था, फिर R2 रेडियस हो रहा है। अच्छा बेटा तुमको फील होता है कि जिस प्रोपोर्शन में, मतलब जैसे रेडियस कम हो रहा है वैसे ये एरिया भी तो कम हो रहा है, क्या तुमको फील हो रहा है? Yes, sir. नीचे आओगे तो और एरिया छोटा हो जाएगा और रेडियस भी छोटा हो जाएगा। तो देयर शुड बी समथिंग जो इन लोगों को लिंक करे। ये जो चीज है ये जरूर लिंक्ड होती होगी इस एरिया में और उसके रेडियस में। तो उसी जैसे हमने ये देखा था ना कि फर्क नहीं पड़ता एंगल नापते वक्त, चाहे ऐसे एंगल नापो चाहे ऐसे नापो, हर बार अगर हम लेंथ छोटी करेंगे, देखो अलग अलग लेंथ देखो, एल डैश, एल डबल डैश, एल ट्रिपल डैश, तो हर एक के लिए रेडियस भी अलग अलग हो जाएगा। देख पा रहे हो बेटा? रेडियस, 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 और हर बार सबका रेशियो सेम होगा क्योंकि एंगल सेम होता है। मतलब जब हमने सर्कल नाप में डिग्री देखा था तो एल बाई आर इस छोटे सर्कल के लिए भी उतना ही रहेगा जितना इस बड़े सर्कल के लिए रहेगा। ये एंगल हमेशा इस बात पे डिपेंड नहीं करेगा कि ये लेंथ कितनी है। लेंथ बड़ी कर दो तो रेडियस भी बड़ी हो जाएगी, है ना। तभी हमने बोला था कि थीटा इक्वल टू एल बाई आर, फर्क नहीं पड़ता, इसको डबल करो तो इसको भी डबल कर दो। उसी तरह से जब हम सॉलिड एंगल नापते हैं तो हम क्या देखते हैं कि जो ये एरिया है और ये रेडियस आपस में कनेक्टेड है। जब हम उस रेशियो को निकालते हैं तो हम उसको सॉलिड एंगल कहते हैं, और वो रेशियो ऐसा आता है, देखो, एरिया बाई आर स्क्वायर। ये हमें किसी एक पर्टिकुलर कोन के लिए कांस्टेंट मिलता है। क्या बेटा आप ये बात समझ गए? दिस इज कॉल्ड सॉलिड एंगल, सॉलिड एंगल। और इसको डिफाइन करते हैं, इसकी यूनिट हम बोलते हैं स्टेरेडियन। आप ऐसे याद रखना, सॉलिड रेडियन करके, ठीक है। चलो और समझाते हैं, इसमें 2 पॉइंट और समझने हैं आपको। लिख लिया बेटा इतना? Yes, sir. अच्छा गुड बेटा। आप ये पॉइंट और लिखो इसमें कि जब मान लो ऐसे, अब आप एक स्फीयर को इमेजिन करो अच्छे से। अगर मैं कभी भी उसके सरफेस पे पहुंचा और ध्यान से देखा तो तुमको कोई भी सरफेस एरिया जो दिखेगा सरफेस के ऊपर, ए और आर स्क्वायर के बीच में जो रेशियो आएगा, ये आर है पर ए और आर स्क्वायर का रेशियो हम सॉलिड एंगल कहेंगे। अच्छा मान लो अगर ऐसे ही मैं सरफेस एरिया बढ़ाता जाता हूँ, मुझे कंप्लीट सॉलिड एंगल चाहिए, तो अगर किसी पॉइंट से मैं कंप्लीट एरिया बढ़ाऊंगा तो तुम बताओ बेटा क्या मिलेगा मुझे, कैसी शेप मिलेगी? अगर ये एरिया बढ़ता रहेगा तो सरफेस के ऊपर मुझे कैसी शेप मिल जाएगी बताओ?
आपको नहीं लगता अगर एरिया को मैं पूरा बढ़ाते जाऊं तो मैक्सिमम बढ़ के ये पूरा सॉलिड स्फीयर बन जाएगा? ऐसा Yes, sir. अगर आप ऐसे सोचो कि मैं इस कोन में बोल रहा हूँ, अच्छा इसकी एरिया पुल कर दो, अब ये 3D फिगर है, तो जब तुम एरिया पुल करोगे ना, तुम जब इस चीज की एरिया पुल करोगे हर तरफ से, तो तुमको यहाँ पे इस पॉइंट के अबाउट एक स्फेयर मिल जाएगा। तो यानी पूरा स्फेयर हमको कंप्लीट सॉलिड एंगल देगा। तो बेटा एक चीज मुझे बताओ कॉमन सेंस से, टोटल स्फेयर की एरिया कितनी होती है, सरफेस एरिया कितनी होती है? 4πr² है ना? Yes, sir. तो 4πr² में एरिया पुट करूंगा अपॉन r², तो मुझे कंप्लीट सॉलिड एंगल मिलेगा एक स्फेयर का। तो दैट कम्स 4 एरिया बाई r², दैट इज 4π स्टेरेडियन। बेटा याद रखना 4π एक नंबर है और बिना यूनिट के उसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। क्या तुम ये बात समझ पाए? सॉलिड एंगल के लिए 4π कंप्लीट एंगल होगा। ये चीज क्लिक की? Yes, sir. एक इस पे एक कॉन्सेप्ट और है, अगर मैं कभी भी तुमको इस कोन का जो कोन है उसका सेमी वर्टिकल एंगल देता हूं, सेमी वर्टिकल एंगल थीटा, ये बेटा किसी भी कोन का, बर्थडे वाली टोपी का साइड से फोटो लो तो कैसा दिखता है? ट्रायंगल दिखता है ना? ये एक्चुअली में सॉलिड है, ये एंगल ऐसे वाले की नापना है हमें, ये सॉलिड है बेटा। लेकिन मान लो अगर मैं साइड से फोटो खींचूंगा तो मुझे तो ट्रायंगल दिखेगा ना, ट्रायंगल ABC। बेटा अगर हम कोन की भाषा या नॉर्मल भाषा बोलते हैं तो इसको एपेक्स एंगल कहते हैं, या और इसको जो उसके आधे को हम सेमी वर्टिकल एंगल कहते हैं। सेमी वर्टिकल, अगर कोन को वर्टिकल रखो तो उसका आधा एंगल, सेमी मतलब आधा, सेमी वर्टिकल एंगल। तो इस थीटा में और सॉलिड एंगल में ऑफ दैट कोन एक रिलेशन होता है, आप उसको लिख लो। आपने लिख लिया बेटा? सॉलिड एंगल नापते वक्त एंगल हमारा, सॉलिड एंगल हमारे इस तरीके से निकाला जा सकता है, इसकी यूनिट स्टेरेडियन ही आएगी। ठीक है, नोट कर लिया बेटा? ये आगे चल के एक मिनट। ये सीधे यूज होगा लाइट चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में, इसलिए बच्चा अभी सोचता है कि नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, पर ये डायरेक्टली आगे चल के लाइट चैप्टर में और इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में यूज होगा। देन आई वुड बी रिक्वायरिंग दिस थिंग। तो अब इसको लिख लो बेटा। मैं आपको हमेशा एक चीज बता रहा हूँ बेटा, अगर आपने आज को कमजोर किया, आज सोचा कि जिंदगी अच्छी जाएगी, इंजॉय करेंगे, तो कल आपका हमेशा कमजोर होगा। स्टूडेंट लाइफ में जो बच्चा स्टूडेंट बना उसको एक नियम हमेशा पता है कि अगर इट इज गोइंग स्मूथ, वो आराम से चल रहा है, उसकी लाइफ में कोई कष्ट नहीं है, स्पीड बड़ी अच्छी है, दिन अच्छे कट रहे हैं, तो वो नीचे जा रहा है। अगर वो संघर्ष में है, उसको मेहनत लग रही है, उसको ऊपर चढ़ना है, तो वो थोड़ा मुश्किल होता है। आपके ऊपर है बेटा कि आप कहाँ जाना चाहते हो, यहाँ पे। और ये हर ऐसा नहीं कि किसी बच्चे कंपैरिजन, ये उसकी, वो एक बच्चे की खुद की लाइफ है। ऐसे एक बच्चा यहाँ पे ऐसे भी हो सकता है, एक बच्चा नीचे जा रहा है, एक बच्चा उससे छोटे वाले पहाड़ पे है और वो फिर यहाँ पे आके एक और ऐसे बात शुरू कर देगा, ऊपर पहुंच के फिर से वो ऊपर जाना शुरू करेगा, फिर यहाँ पे एक और बना देगा और वो चढ़ता जाएगा। और एक बच्चा जहाँ पे है वहां से जिंदगी को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ता रहेगा, और हमेशा जितना वो लाइफ एंजॉय करेगा उसकी लाइफ खराब होती जाएगी। कुछ साल आपके जीवन में पढ़ाई वाइज एंजॉय करने वाले होते हैं, बाकी प्लेजर्स को आप डाउन कर सकते हो, पढ़ाई वाइज को आप करो बेटा। और जिंदगी टफ होनी चाहिए। क्या कर रहे हो बेटा? सर कल 5 घंटा सोए थे, क्यों? पढ़ाई कर रहे थे। अच्छा बेटा क्या कर रहे हो? सर अभी 5 घंटे से बैठ के बायो के क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था सर। अच्छा बेटा मैं तुमको एक साफ बात बता दूं, तुमने कुछ बच्चों को देखा हो ना, रिजल्ट आता है पूरा बढ़िया सा रिजल्ट आ जाता है, उनको मतलब ऐसे बोलते हैं कि हाँ उस बच्चे का फर्स्ट अटेम्प्ट में निकल गया। बेटा वो बच्चे होते हैं जो धीरे धीरे इस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि अगर मैं उनको बायो के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए बोलता हूँ तो 500 क्वेश्चन पर डे करते हैं आराम से, विदाउट एनी पेन। ऐसे बच्चे इजीली सिलेक्ट होते हैं। आखिरी के दिनों की बात कर रहा हूँ, अभी के नहीं, अभी मैं इतना एक्सपेक्ट नहीं करता जब तक तुम्हारा सिलेबस पूछना हो जाए। फिजिक्स में वो 200 200 300 300 क्वेश्चन आराम से करते हैं, मतलब विद ईज। एक बायो के बच्चे से हम लोग कई बार ये एक्सपेक्ट करते हैं कि वो नीट वाइज कम से कम 800 क्वेश्चन पर डे खत्म करता है।
जब आखिरी में स्टेमिना बन जाता है, तब जाके उसके पास पेपर ऐसे आता है कि वो पूरा पेपर टिक कर देता है। ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। जो 4-5 क्वेश्चन टफ आते हैं वो भी क्लास में फोकस कर रहा होता है, वो एक एक पॉइंट नोट करता है। जो टफ वाले केसेस आएंगे वो भी वो कर लेगा क्योंकि उसने ऑलरेडी कर रखे हैं। बेटा जेई और नीट में यही फर्क है, जेई तुम्हें एक मौका देता है वहां बैठ के सॉल्व करने का, नीट तुम्हें वो मौका नहीं देता। वहां बैठ के सॉल्व किए तुम 5 क्वेश्चन का टाइम ले गए। चलो बेटा हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है बेटा, यहाँ तक नोट किया तुम लोगों ने? डिग्री रेडियन थोड़ा सा नोट कर लिया? Yes, sir. अब मैं तुम लोगों से कुछ पॉइंट पूछता हूँ। अगर हम किसी क्वांटिटी को नापते हैं, हमने एनयू कहा, क्या हर एक के पास यूनिट आएगी? जिसको भी तुम नापोगे क्या हर एक के पास यूनिट आएगी? आंसर इज यस। कंपैरिजन कर रहे हो तो यूनिट तो चाहिए ना बेटा। मेजरमेंट इज नथिंग बट ए रिलेटिव कंपैरिजन। रिलेटिव मतलब किसी एक को रेफरेंस ले लो और तुम देखो कि तुम जिस चीज को मेजर करने जा रहे हो वो उसके कितने टाइम्स है। दैट इज एन इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। यूनिट सबके पास होती है बेटा। ठीक है, अब एक टर्म पे आते हैं, डायमेंशन। अच्छा एक चीज मुझे बताओ, तुमने देखा थीटा इक्वल टू एल बाई आर, तो ऊपर एल को मीटर में नापते हैं और रेडियस को भी मीटर में नापते हैं, तो मीटर बाई मीटर तो 1 आ जाता ना। तो ये कुछ 1 टाइप का आ रहा है, भले तुम रेडियंस में नाप रहे हो। जैसे ये आया 5 रेडियंस, तो अगर आप फिजिकली फील करो तो ये तो लेंथ बाई लेंथ है। तो कहीं ना कहीं कुछ एक नया टर्म और डिफाइन करना पड़ेगा। हम जब किसी चीज को डायमेंशन बोलते हैं तो वो ये बताता है कि वो किन किन फिजिकल क्वांटिटी से मिलके बनी है। डायमेंशन एक तरीके से ये बताता है व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज विल मेक यू। अगर हम किसी फिजिकल क्वांटिटी को देखते हैं, सपोज मैंने देखा, इसको देखा बेटा, एक्सेलरेशन को, सिंपल टर्म लेता हूं बेटा, मैंने एक्सेलरेशन को देखा, तो मेरा इंटरेस्ट ये नहीं है कि एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आया। मेरा इसमें इंटरेस्ट है कि वो किस चीज से मिलके बना है। अच्छा लेंथ था, अच्छा टाइम का स्क्वायर था। और ऐसे रिप्रेजेंट करने को मैं डायमेंशनल फॉर्मूला बोल देता हूँ। मतलब जब मैं बेसिक यूनिट्स, बेटे याद है हमने इसको बेसिक टर्म्स कहे थे, बेसिक्स की पावर में लिख देता हूँ, एल की पावर 1, टी की पावर -2। तो ऐसे लिखने को मैं डायमेंशन फॉर्मूला बोल देता हूँ और एक नया टॉपिक स्टार्ट हो जाता है, डायमेंशनल एनालिसिस। तो हेडिंग डालें बेटा। बेटा देखो, डायमेंशन Yes, sir. तुम रियलिटी में क्या हो, 5 मीटर, 25 मीटर, 30 मीटर, ये सब अलग अलग मेजरमेंट है, पर सब में एक चीज कॉमन है, लेंथ। लेंथ, तीनों लेंथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो लेंथ इज डायमेंशन कि तुम हो क्या, आइडेंटिटी, तुम किस चीज से मिलके बने हो। तो डायमेंशन रिप्रेजेंट्स कि व्हाट फिजिकल क्वांटिटीज तुम्हें बनाती हैं एक्चुअली में। बेटा हम लोग डायमेंशन एनालिसिस स्टार्ट करें। अगर हम लोग डायमेंशन स्टार्ट करते हैं तो इसके कुछ फायदे होते हैं, आओ समझाता हूं तुम्हें। बेटा आप कभी ये चीज सोच सकते हो, जैसे मैं एक यूनिट मैं एक फॉर्मूला लिखता हूँ, आप ऑब्जर्व करो, बचपन से तुम ये फॉर्मूला पढ़ रहे हो बेटा, मैं मान के चलूं कि तुम्हें पता है ना? Yes, sir. मैं इसको देखूं तो ये लेंथ आता है, एक्चुअली में डिस्प्लेसमेंट u इंटू टी, वेलोसिटी की यूनिट होती है लेंथ पर यूनिट टाइम, इनटू टाइम करोगे तो ये भी लेंथ मिल जाएगा। हाफ नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता बेटा, तो इसके लिए कुछ नहीं हुआ। एक्सेलरेशन बगल में है, उसके लिए आया लेंथ पर यूनिट टाइम स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू टी स्क्वायर। तो तुमने देखा तीनों का डायमेंशन लेंथ ही था। तो इससे हमने क्या ऑब्जर्व किया, व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन। हम पढ़ते वक्त अगर चीजों को ऑब्जर्व करें तो हमारी जिंदगी बड़ी आसान हो जाती है। व्हाट इज आवर ऑब्जर्वेशन, दिस इज कॉल्ड डायमेंशनल होमोजेनिटी। मतलब कोई भी एक्सप्रेशन तुमने लिखा है, हर एक्सप्रेशन का टर्म एक ही डायमेंशन होगा। डायमेंशनल, होमो मतलब सेम, जेनिटी मतलब टाइप। यानी अगर हम कभी भी डायमेंशन ऐसे से पढ़ते हैं तो इसका मतलब होता है कोई भी एक्सप्रेशन लिख दो, जैसे मैंने लिखा p इक्वल टू क्यू आर प्लस टी,
अब मतलब ये मैंने कोई नई दुनिया में ये टर्म लिखे हैं, तो तुम p का जो भी डायमेंशन होगा, QR का भी वही डायमेंशन होगा और t का भी वही डायमेंशन होगा। क्या तुम ये पॉइंट समझ गए बेटा? यस सर। तो मैं इस पे क्वेश्चन देता हूँ। एक क्वेश्चन आता है SNH, भले ही तुम्हें इसका मतलब अभी नहीं पता हो, हम काइनेमेटिक्स में इसको दोबारा पढ़ लेंगे। SNH का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकेंड। तब ऐसे लिखा जाता है U + A/2 इंटू 2n-1। मतलब अगर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन चल रहा हो तो ये एक्सप्रेशन देता है कि डिस्प्लेसमेंट इन NH सेकेंड, मतलब 5वें सेकंड में कितना हुआ, चौथे सेकंड में कितना हुआ। तो मैं बच्चों से पूछता हूँ इसका डायमेंशन बताओ, तो बच्चा बोलता है डिस्प्लेसमेंट सर L होगा। बेटा उसका आंसर गलत आ जाता है। क्यों? अगर वो ध्यान से देखे तो ये क्या है, वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होती है, लेंथ पर यूनिट टाइम। एक्सेल एन क्या है यहाँ पे, टाइम। तो एक्सेलरेशन इनटू टाइम करोगे फिर से वेलोसिटी मिल जाएगी। देख लो, एक्सेलरेशन मतलब मीटर पर सेकंड स्क्वायर इनटू सेकंड, ये टाइम रिप्रेजेंट कर रहा है, अपने आप मीटर पर सेकंड आ गए। अब तुम बोलोगे सर SN है, तो आपने अभी कहा ये डिस्प्लेसमेंट है। बेटा डिस्प्लेसमेंट इन 1 सेकंड इज आल्सो कॉल्ड वेलोसिटी। क्या आप मेरी बात समझ गए? तो आपको दिखेगा नहीं, वो चालाकी से ही पूछ देगा SNS के डायमेंशन बताओ, बच्चे लेंथ लिख के आ जाते हैं और गड़बड़ हो जाती है। डायमेंशनल होमोजेनिटी हमेशा रहेगी, इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन इक्वल टू इसका डायमेंशन। ये चीज समझ आ गई? यस सर। ठीक है बेटा। तो आज के बाद जैसे इस चीज को बेटा तुम अपने आसपास ऑब्जर्व करना। अच्छा ये बताओ, 5 मीटर है, अगर मैं इसका कोई छोटा सा सेक्शन लूंगा 0.0003 मीटर, तो भी डायमेंशन तो सेम रहेंगे ना? ये बात समझ पा रहे हो? डायमेंशन वुड बी सेम, यानी y का और dy का डायमेंशन सेम होगा। dy मतलब y का छोटा सा पार्ट, बहुत छोटा सा टुकड़ा, सेम डायमेंशन। यहां तक कोई दिक्कत बेटा? नो सर। ठीक है बेटा। तो अगर मैं कभी भी तुमको बोलूं, बेटा मेरी बात ध्यान से सुनना, अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं कि बेटा देखो मैं ऐसे लिख रहा हूं, हाँ बेटा, इस इंटीग्रेशन वर्ड का मतलब जानते हो क्या होता है? सम करना, जोड़ना। तो अगर मैं dx को इंटीग्रेट करूंगा तो क्या डायमेंशन चेंज होगा? तुम बताओ। अगर dx 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 जोड़ो नो सर। तो इंटीग्रेशन से डायमेंशन चेंज नहीं होता है। नो चेंज इन डायमेंशन। ये चीज क्लियर हुई? एग्जांपल से समझा रहा हूँ बेटा, तुमको ये चीज हर जगह फील होनी चाहिए कि सर डायमेंशन हमारा एग्जैक्टली क्या होता है। सपोज बेटा मैंने तुमसे बोला dy/dx करो, आपको लगता है कि बेटा डिफरेंशिएशन से डायमेंशन चेंज होना चाहिए? आप बताओ। y = x⁵ लिखा है, लेकिन जब तुम dy/dx करते हो तो क्या मिलता है? 5x⁴। क्या इससे आपका क्या इससे आपका डायमेंशन चेंज होगा? सोच के बताओ। नो सर। बेटा हो जाएगा। देखो यहाँ पे x⁵ है और यहाँ x⁴ है, तो बेटा अगर x फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट कर रहा है तो यहाँ पे डायमेंशन चेंज हो गया। लेकिन अगर मैं ऐसे बोलूं dy का क्या हुआ, तो dy का चेंज नहीं हुआ। क्यों? 5x⁴ इंटू dx। अगर मान लो x लेंथ होता तो ये लेंथ और ये लेंथ की पावर 4 मल्टीप्लाई करते, फिर लेंथ की पावर 5 मिल जाता। क्या मेरी बात समझे? जैसे मैंने तुम्हें बताया था, dy और y का डायमेंशन सेम होगा। देखो अगर x लेंथ है तो लेंथ की पावर 5। क्या ये टर्म समझ गए? हाँ या ना बताओ। y से dy पे डायमेंशन चेंज नहीं होगा, पर अगर मैं पूछूं dy/dx तो डायमेंशन चेंज हो गया। समझ गए? दोबारा बताऊं? सर एक और बार। हाँ ठीक है, चलो। सपोज आपने बोला y = x³। x इज मीटर, x आपका मीटर है, मतलब तो आपका इसका डायमेंशन y का डायमेंशन कितना आ गया? मीटर³ आ गया बेटा, या l³ आ गया? समझ पा रहे हो? समझे? हाँ सर, डायमेंशन चेंज होगा। अगर मैं डिफरेंशिएशन करूं dy/dx निकालूं तो फॉर्मूला हो जाता है 3x² ऐसे। तो अब इसका डायमेंशन आ जाएगा, बेटा नंबर पे मत जाओ, x² का डायमेंशन आ जाता है
एल स्क्वायर। लेकिन मैं dy को लूं, यानी डिफरेंशिएशन का डायमेंशन इज नॉट सेम एज ओरिजिनल डायमेंशन। लेकिन अगर मैं dy को यहाँ रह के dx को मल्टीप्लाई कर दूं, तब मुझे मिलता 3x स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब dx का भी डायमेंशन लेंथ ही रहेगा, क्योंकि x का डायमेंशन लेंथ है, तो dx उसका छोटा पार्ट है। बेटा छोटा करने पे आदमी की आइडेंटिटी थोड़ी ना चेंज हो जाएगी। अगर वो पैसा है, पैसे को छोटा करोगी तो भी पैसा ही रहेगा। बेटा आप लोग को आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. बेटा पता नहीं क्यों बार बार नेटवर्क परेशान कर रहा है, सॉरी। देखो हम लोग यहाँ पे थे कि अगर हम लोग कभी भी dy बाई डी एक्स करते हैं और y इक्वल टू समथिंग लिखा रहता है, तो इसके डायमेंशन और इसके डायमेंशन अलग अलग होंगे, चेंज इन डायमेंशन। यानी डिफरेंशिएशन करने से डायमेंशन चेंज हो जाता है, लेकिन y और dy के डायमेंशन सेम रहेंगे। क्या ये चीजें बेटा आपको समझ आई? यहाँ तक क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है बेटा। तो डायमेंशन एनालिसिस में मैं तुम लोग को एक सिंपल टर्म पहले सिखाता हूँ कि हम लोग बेसिक फिजिकल यूनिट्स पे जाते हैं। मास के लिए हम लोग m वर्ड यूज करेंगे, मास लिखा है ना, उसके लिए हम लोग m यूज करेंगे। लेंथ के लिए हम लोग l यूज करेंगे। हम लोग अगर टाइम ले रहे हैं तो उसके लिए t वर्ड यूज करेंगे। एम्पियर के लिए यानी करंट के लिए हम लोग ए वर्ड यूज करेंगे। बेटा कैंडल हम लोग यूज नहीं करते हैं, हमारे कोर्स में नहीं आता है, तो आप इसको इग्नोर कर सकते हो। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए हम लोग मोल यूज करेंगे, ठीक है। और टेम्परेचर के लिए हम लोग केल्विन यूज करेंगे। तो आज के बाद जो भी मैं फिजिकल क्वांटिटी दूंगा, अगर तुम इन बेसिक्स की पावर में लिखोगे, जैसे मैंने तुमसे पूछा अच्छा वेलोसिटी डिफाइन करो, तो तुम्हें पता है वेलोसिटी इज ऑलवेज मीटर पर सेकेंड, तो तुम एल बाई टी बोल दोगे, ठीक है। अच्छा आज की क्लास के हिसाब से मुझे ऐसी क्वांटिटी बताओ जिसमें डायमेंशन नहीं आते हैं, जो मैंने तुम्हें आज पढ़ाई है। Sir, angle. हाँ So angle. एंगल एंड सॉलिड एंगल दोनों में डायमेंशन नहीं होते हैं। क्यों? फॉर्मूला देखो, थीटा इक्वल टू एल बाई आर, यानी मीटर बाई मीटर, यानी 1। सॉलिड एंगल का फॉर्मूला क्या था? एरिया। बेटा एरिया टेक्निकली अगर किसी भी चीज का एरिया निकालते हो, जैसे भी तुम एरिया निकालो, हमेशा उसमें लेंथ स्क्वायर होगा, कैसे भी करके निकालो तुम। मान लो कोई भी एरिया देख लो और नीचे रेडियस स्क्वायर, यानी एल स्क्वायर बाई एल स्क्वायर, टेक्निकली इसका भी डायमेंशन 1 आएगा। अच्छा जो डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन लेस, उसका डायमेंशन 1 होता है, 0 नहीं, ये बात याद रहेगी। डायमेंशन लेस का डायमेंशन 1 रहता है, 0 नहीं, याद रख लोगे। अगर कोई तुमसे पूछे व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी जिसका डायमेंशन नहीं है, तो तुम्हारा आंसर 1 होना चाहिए, 0 नहीं। क्लियर हुआ बेटा? यस सर। हाँ बेटा वेरी गुड। यस सर। अच्छा मुझे कोई एक ऐसा एग्जांपल दो जो कोई चीज यूनिटलेस होती है, कोई चीज यूनिटलेस भी हो और डायमेंशनलेस भी हो, ऐसी कोई चीज। रिलेटिव डेंसिटी। हाँ वेरी गुड बेटा। जो सिर्फ एक फैक्टर की तरह है या रेशियो की तरह है। कोई भी चीज अगर एक रेशियो या फैक्टर की तरह है, सर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी हो सकता है। हाँ बेटा, कोई भी दो चीज का रेशियो या फैक्टर टाइप का मल्टीप्लाई, जैसे हाफ एम वी स्क्वायर में हाफ, रिलेटिव डेंसिटी निकाल रहे हो तो डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, तो दोनों जगह फॉर्मूला डेंसिटी का सेम रहेगा। तो कोई भी रेशियो या फैक्टर हमेशा यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस बोथ रहेगा। नोट कर लिया बेटा। एंगल्स को क्या बोलोगे तुम? एंगल्स हमेशा डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस है बट यूनिट है, यूनिट बट डायमेंशनलेस। हो गया बेटा, आगे बढ़े। बेटा आप लोग मुझे फोर्स का, अगर आपको थोड़ा सा समझ आया है, फोर्स का, वर्क का मैं फॉर्मूला लिख के दूंगा। फोर्स बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन होता है, वर्क डन होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट,
पावर, इन तीनों का आप मुझे, पावर होता है वर्क डन बाई टाइम, आप इन तीनों का मुझे डायमेंशन फॉर्मूला लिख के दो अभी क्लास में, मैं चैट पे वेट कर रहा हूँ बेटा, ठीक है, आप लिखो, बताओ बेटा। सर कौन से वाले में सेंड करेंगे? एक मिनट, आपको सिर्फ अभिजीत नाम से कोई दिख रहा होगा बेटा, आप उस पर सेंड करोगे, ठीक है, वो डेस्कटॉप है। और सुनो बेटा, सबके पास एनसीईआरटी बुक 1 है, पार्ट 1, एनसीईआरटी पार्ट 1 है ना बेटा सबके पास? जी यस सर। बेटा उसको खोलो और एक बार उसका, अगर सबके पास अभी अभी है बेटा सबके पास, यस सर। गुड बेटा। बेटा आप एक बार एनसीईआरटी के पीछे का अपेंडिक्स खोलो, उसमें आपको सारे डायमेंशन फॉर्मूला दिखे होंगे, 1 से लेकर 94 तक होंगे, है ना बेटा? देखना जरा, अभी नहीं देखना, मतलब बाद में देख लेना, 1 to 94 आपको सारे डायमेंशन दिखेंगे, ठीक है बेटा? हाँ, आपको ये डायमेंशन फॉर्म, अगर मैं आपको ये बता दूं कि फॉर्मूला क्या है, आपको डायमेंशन निकालना आना चाहिए। मैं सारे 1 to 94 फॉर्मूले याद करने को नहीं बोल रहा हूँ एक दिन में, बट अगर मैं आपको, हाँ वेरी गुड बेटा, मैं चैट में सब बच्चों का देख रहा हूँ, अगर मैं तुमको फॉर्मूले बता दूं तो तुम्हें डायमेंशन निकालना आना चाहिए कि सर फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन है, यानी m एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी पहले लिख लो बेटा, अगर तुम्हें नहीं समझ आता तो ऐसे लिख लो kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अब हर एक की जगह डायमेंशन लिख दो, kg की जगह m, मीटर की जगह l, और s स्क्वायर की जगह t स्क्वायर, तो वो mlt माइनस 2 हो जाएगा। वर्क डन फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी इसके इंटू डिस्प्लेसमेंट, यानी ml स्क्वायर t माइनस 2, पावर यानी वर्क डन बाई टाइम, यानी ml स्क्वायर t माइनस 2, ये था मेरा वर्क डन बाई टाइम, यानी ये भी ऊपर जाके क्या हो जाएगा, ml स्क्वायर t माइनस 3। बेटा ये बात समझ आई? वेरी गुड। तो आपका होमवर्क है कि आप लोग एनसीईआरटी से जो 94 डायमेंशन एनालिसिस है दिए हुए हैं, उसमें से कोई भी 30 प्रैक्टिस कर लेना बेटा, एनी 30 प्लीज प्रैक्टिस करना, और उसके बाद आप देखोगे कि आप बहुत सारी चीजें उसमें ऑब्जर्व करोगे। बस याद रखना, मैं आपसे फॉर्मूले याद करने को नहीं बोल रहा हूँ, फॉर्मूला देख के डायमेंशन खुद से निकालना, ठीक है बेटा? यहाँ तक समझ आया? यस सर। ठीक है बेटा, मैं आपको अभी क्लास में लाइव क्वेश्चन दे रहा हूँ, मुझे अभी के अभी चाहिए, करो बेटा। आप मुझे 26.2 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ, 3.8, रुको नहीं सॉरी, 3 डिग्री 8 आर्क मिनट, 8 आर्क सेकेंड को रेडियन में कन्वर्ट करके दिखाओ, 3 रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करके दिखाओ, 1 रेडियन को एग्जैक्टली कितनी डिग्री होती है ये बताओ, एंड उल्टा भी बेटा, एग्जैक्ट बताना बेटा, 1 डिग्री कितने रेडियन होता है, ये क्वेश्चन करो बेटा। बेटा आप लोग ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, मैं 2 मिनट में आता हूँ बेटा, सिर्फ 2 मिनट में, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। सर पाई में रख सकते हैं?
सर बेटा आप लोग के आंसर आ रहे हैं? बेटा आप लोग पाई रेडियंस इक्वल टू 180 डिग्री को यूज करो। अगर आप इसको यूज कर रहे हो तो बेटा आपका ये वाला टर्म तो आ जाएगा। 180 कितना डिग्री आता है बेटा? अगर आप पाई को 3.14 लिखोगे 180 डिग्री, तो आप एग्जैक्ट में ये आंसर निकाल लेना। एग्जैक्ट में 1 रेडियन विल बी 180 अपॉन 3.14 डिग्री। और जब आप निकालोगे तो ये कितना आता है बेटा बताओ? अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू। बेटा ये इंपॉर्टेंट है सारे, ये सब चीजें आपको छोटी छोटी लगेंगी पर एग्जाम में क्वेश्चन टिक करने में आपकी मदद करेंगी। सर 57.3। अप्रोक्सीमेटली 57.3 आ जाएगा बेटा। ठीक है, तो लगभग तुम्हें ये याद रहना चाहिए कि सर 57 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर आएगा इसके लिए। गुड बेटा, गुड। हाँ चलो, इसका आंसर आप लोग 57.3 अप्रोक्सीमेटली याद कर लेना। अप्रोक्सीमेटली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बेटा कौन बच्चा इसको कितनी अप्रोक्सीमेशन तक, रेडियंस में आपको, सॉरी पाई में आपको पता है ना, एक्चुअली में इरेशनल नंबर होता है 3.1428, बच्चा कितनी लेंथ तक नाप रहा है पता नहीं, तो इसका जब आप अप्रोक्सीमेशन लेते हो तो 57.3 के करीब आता है। ठीक है बेटा, एंड 1 डिग्री कितना रेडियन होगा बेटा? आपको ये दोनों सर पाई बाय 180। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? सर 0.31 के पास। ये आपका 0 पॉइंट, अगर मैंने आपसे 1 डिग्री निकालने को पूछा रीडिंग, सर 0.017। 0.017। ठीक है बेटा, आपको बस हल्का सा एग्जाम में आइडिया होनी चाहिए, एग्जैक्ट वैल्यू भी नहीं पता होनी चाहिए। ये कन्वर्जन कैसे किया आप लोगों ने, कितना आया बेटा? सर पहले डिग्री में सब कन्वर्ट कर देंगे सर, फिर रेडियन कर देंगे। वेरी गुड बेटा, 3 डिग्री को 3 डिग्री रहने दो। 8 आर्क मिनट को कैसे चेंज करोगे? सर 8/60। 8/60 डिग्री। आर्क सेकंड भी 8 ही था ना, 8 आर्क सेकंड को पहले अपने दिमाग में आर्क मिनट में चेंज कर लो, यानी 8/60 फिर इंटू 60। फिर 8/60 इंटू 60 डिग्री। अब जब सब आपको डिग्री में मिल गए, फिर आपका पहले वैल्यू डिग्री में लिख लो, 3 + 8/60, फिर ये वाला 8/60 इंटू 60, ये आपका आ गया इन डिग्री। अब जब तुम डिग्री में निकाल लेते हो तो बेटा रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए क्या करोगे? तुमको पता है बेटा, अगर हम पाई रेडियंस लिखते हैं तो 180 डिग्री होता है।
तो अगर मुझे डिग्री में पता है तो आप ऐसे बोल सकते हो 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाई 180 रेडियंस। तो अगर 5 डिग्री होता तो 5 दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते। यानी अगर मुझे इसी टर्म को, सपोज मैं अपने थीटा बोला मैंने इसको, थीटा डिग्री, अगर आपको ये पता लग गया तो बस थीटा इंटू पाई बाई 180 कर दो, रेडियंस में आंसर आपका आ जाएगा। बेटा आई होप आप लोगों ने यही किया हो। बस कैलकुलेशन खुद से करना बेटा। एक बच्चा जो एंट्रेंस की राह पे है वो कैलकुलेशन से डरता नहीं है, क्योंकि उसको पता है वही चीज उसको एग्जाम में बाकी बच्चों से अलग करती है। कई बार सबको सारी नॉलेज होती है बेटा, पर अच्छे अच्छे बच्चे भी एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं क्योंकि वो घर पे कैलकुलेशन करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। बेटा यहाँ तक समझ आया? आगे बढ़े? यस सर। तो ठीक है, एक क्वेश्चन रह गया ना, हमने ये डिस्कस कर लिया। ये वाला हो जाएगा बेटा, ये तो सिंपल है। ये वाला हो गया, ये वाला हो गया। 26.2 डिग्री को भी रेडियन में कन्वर्ट कर लोगे बेटा, उसके लिए भी वही फॉर्मूला है, भाई 180 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो रेडियन में। सर 13.1 पाई बाई 90। ठीक है, मैं पाई वाला कन्वर्ट नहीं की थी। कोई बात नहीं, आप मल्टीप्लाई करना बेटा। टीचर ऐसे लिख सकता है बेटा, मेरी बात सुनो, आप ना अपने दोस्तों से कंपैरिजन करोगे ना टीचर से, सबका पर्पस अलग अलग है। एक टीचर ऐसे लिख के आपको बोल सकता है सॉल्व कर लेना, पर आपको घर पे बैठ के ये सब करके एग्जैक्ट आंसर लाने की प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि एग्जाम में बेटा कई बार, आपको सच बता रहा हूँ, यही चीजें सही में एंट्रेंस वाले बच्चों को अलग करती है कि वो डरते नहीं है कैलकुलेशन करने से। चलो अब डायमेंशन का दूसरा यूज देखते हैं, ठीक है? लेट्स सी अदर यूजेस ऑफ डायमेंशन। हाँ बेटा, मैंने सारे बच्चों को नोट कर रहा हूँ जिन जिन्होंने भेजा है मुझे। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। मैं सबके आंसर चेक किया हूँ बेटा चैट पे। हाँ, अब देखो बेटा, डायमेंशन एनालिसिस का एक और यूज होता है। देखो, डायमेंशन एनालिसिस के यूज में हमने पहले देखा डायमेंशनल होमोजेनिटी। एक होता है कि हम इससे फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं अगर हमें ये पता हो। जैसे मान लो तुम लैब में हो और तुमने ये पेंडुलम देखा कि इस पेंडुलम को जब मैं ऐसे यहाँ पे ले जाके छोड़ देता हूँ तो ये ऑसिलेशन करता है, ऐसे जाता है, ये बराबर एंगल बराबर है, डोंट वरी मैंने गंदा बना दिया है। ये मान लो बीच में बी है, ए सी, ऐसे जाता है और फिर वापस ऐसे आता है, वैसे। तो हम इसको एक साइकिल बोलते हैं। तो मुझे इसका टाइम पीरियड निकालना था। मैंने देखा कि जितनी मैं लेंथ चेंज करता हूँ, जितना मैं लेंथ चेंज करता हूँ उस पर ये टाइम डिपेंड करता है। मैं लेंथ बढ़ा देता हूँ, टाइम चेंज हो जाता है। ठीक है बेटा? मैं अगर इसी को चांद पे जाके करता हूँ तो मुझे टाइम पीरियड अलग मिलता है सेम लेंथ के लिए। तो तुमने बोला अच्छा टाइम पीरियड विल डिपेंड ऑन लेंथ, कितना मुझे नहीं पता, तो पावर एक्स डाल देते हैं। टाइम पीरियड विल डिपेंड ऑन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, कितना मुझे नहीं पता तो मैं वाई डाल देता हूँ। दुनिया में बेटा अगर चीज एक ही है तो दोनों तरफ डायमेंशन हमेशा बराबर होंगे। इसको इतनी हिंदी में समझ लो बेटा, अगर मैं कोई भी चीज नाप रहा हूं तो हमेशा यहाँ पे अगर यूनिट मैंगो है तो डायमेंशनली यहाँ पे भी मैंगो होगी, कभी चेंज नहीं हो सकता। मैं 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर लिखता हूँ तो डायमेंशन हमेशा सेम है, लेंथ लेंथ। किसी भी जगह कंपैरिजन करने में डायमेंशन हमेशा सेम होंगे, टोटल भी। तो अगर मैं टाइम को इस तरह से लिख सकता हूँ, लेंथ की पावर एक्स जी की पावर वाई, तो देर विल ऑलवेज बी डायमेंशनली सेम। यहाँ का डायमेंशन और यहाँ का डायमेंशन हमेशा सेम होगा। अगर मुझे बस ये पता लग जाए कि मेरी फिजिकल क्वांटिटी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करती है, लेंथ पे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, बस मुझे ये पता लग जाए, मैं डायमेंशन फॉर्मूला निकाल सकता हूँ, मतलब मैं एग्जैक्ट फॉर्मूला निकाल सकता हूँ टाइम का। आओ चेक करते हैं। आप ऐसे लिखना, डेरिवेशन ऑफ मैथमेटिकल रिलेशन थ्रू डायमेंशनल एनालिसिस। हम लोग बहुत सारे करेंगे बेटा। मतलब ये पेंडुलम वाला करते हैं। मान लो आपको एक तरफ दिया कि टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम निकालना था और ये दिया इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ की पावर एक्स एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर वाई। अब ये एक्स वाई ही निकालना है हमें। बेटा ये बताओ, आप किसी भी चीज को 1 से मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? तो मैं इस तरफ लिख देता हूँ m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1। ये सही है ना बेटा? m की पावर 0 मतलब 1, यस सर। पावर 0 1। अब यहाँ लेंथ पे आते हैं। लेंथ का डायमेंशन में फॉर्मूला ऐसे लिखूंगा, l की पावर x।
जी एक्सेलरेशन होता है, तो एक्सेलरेशन का डायमेंशन कितना होता है बेटा? मीटर पर सेकेंड LT -2। LT स्क्वायर पावर वाई। तो जब मैं इसको तोड़ के लिखूंगा तो L की पावर x, L की पावर y और t की पावर -2y, यहां तक साथ में हो बेटा? यस सर। तो अगर मैं सेम टर्म को ऐड कर दूं, पावर ऐड कर दूं बच्चा, तो मुझे क्या मिलेगा? L की पावर x प्लस वाई, t की पावर -2y इक्वल टू, मतलब प्रोपोर्शनल टू m की पावर 0, L की पावर 0, t की पावर 1। अब दोनों तरफ डायमेंशन कंपेयर करो। लेंथ का डायमेंशन कितना होना चाहिए? 0। तो आप इस पावर को ऐसे कंपेयर कर दो, x प्लस वाई शुड बी इक्वल टू 0, और t की पावर -2y है और यहाँ पे 1 है, तो -2y मस्ट बी इक्वल टू 1। तो इससे तुम्हें y की वैल्यू कितनी मिल गई? -1/2। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा बताओ? 1/2। 1/2। तो अब एक बच्चे को इतना तो पता चल गया कि टाइम पीरियड में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू l की पावर, x की वैल्यू देखो 1/2 यानी √l, और g की वैल्यू g की पावर -1/2 यानी √g। तो एक बच्चा जब लैब में रहता है, बिना लैब में गए हुए, बिना कुछ किए हुए, बस उसको इतना पता हो कि लेंथ पे डिपेंड करता है टाइम पीरियड और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है, तो वो ये घसीट देगा कि सर टाइम का फॉर्मूला कुछ ऐसा आना चाहिए √L/g। और जब हम लोग सही में निकालते हैं तो भी वो ऐसा ही आता है। क्या तुम मेरी बात समझे? डायमेंशन एनालिसिस इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकता। नो कमेंट ऑन दिस बाय डायमेंशन एनालिसिस। डायमेंशन एनालिसिस, सर हमें अगर उसके बारे में पता नहीं है, हम इसे C से डिनोट कर सकते हैं, हाँ जो अब कांस्टेंट हो सकते हैं। हाँ आप इसे कांस्टेंट √L/g तक लिख सकते हो। लेकिन बेटा एक बात याद रखना, ये एक्सपेरिमेंटली निकाला जा सकता है। इट्स वेरी सिंपल। सोचो आपको बाकी फॉर्मूला पता हो, आप बस एक्सपेरिमेंट करके चेक कर लो, L पता है, G पता है, टाइम पीरियड आ जाएगा। आप स्टॉप वॉच लेके नोट कर सकते हो, अपने आप 2π आ गया। मान लो आप लैब में एक पेंडुलम पे वर्क कर रहे हो, आपको ये फॉर्मूला डायमेंशन एनालिसिस से आ गया, C इंटू √L/g। आपने लेंथ खुद नापी थी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नियर द अर्थ कांस्टेंट रहता है 9.86 या 10, और टाइम पीरियड आपने स्टॉप वॉच लेके नोट कर लिया कि जाने और आने में कितना टाइम लग रहा है, तो आपका कांस्टेंट भी आ जाता है। बट बेटा इसकी एक लिमिटेशन है, मैं बता रहा हूँ क्या। आप हर एक फॉर्मूला ऐसे नहीं निकाल सकते हो। लिमिटेशन क्या है कि पहले से ही मुझे पता होना चाहिए कि टाइम पीरियड किस किस पे डिपेंड करता है। मेरी बात समझे? यस सर। अगर मुझे ये नहीं पता कि वो लेंथ और जी पे डिपेंड करता है तो मैं फॉर्मूला नहीं निकाल सकता। और एक और चीज, मान लो बेटा मैं इस तरफ लिख रहा हूँ m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर समथिंग समथिंग, जैसे 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, और यहाँ पे मैंने एक ऐसा टर्म लिखा जो 5 चीजों पे डिपेंड करता है। लेंथ पे कर रहा है, एक्सेलरेशन पे कर रहा है, वेलोसिटी पे कर रहा है, कुछ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी पे कर रहा है, मतलब 5-6 चीजों पे डिपेंड कर रहा है, तो भी मैं ये फॉर्मूला नहीं लगा सकता। क्यों? मैं 3 ही चीज कंपेयर कर पाऊंगा ना। सबके मैंने मास, बेटा याद रखना इससे मुझे 3 ही इक्वेशन मिल सकती है, 1 2 3। जनरली आई कैन गेट ओनली 3 इक्वेशंस। मतलब अगर 3 वेरिएबल से ज्यादा हैं, अगर मैंने देखो लेंथ पे डिपेंड कर रहा हो तो मैं L की पावर x मानता, फिर y मानता, फिर z मानता, फिर w मानता, फिर p मानता। मैं सिर्फ उतने ही वेरिएबल सॉल्व कर सकता हूँ जितने मुझे डायमेंशन फॉर्मूले पता हूँ। मेरी बात समझे? एक और लिमिटेशन है, अगर कोई चीज 25 चीजों पे डिपेंड करती है तो मैं ऐसे नहीं कर सकता हूँ। मुझे तुम क्लियरली बताओ वो कितने पे डिपेंड करती है, तब मैं ये कर सकता हूँ। क्या तुम मेरी बात समझे बेटा? यस सर। अब फिर वो बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए क्या करते हैं, वो जानते हैं कि कुछ बच्चे समझ के करते हैं, कुछ बच्चे थोड़ा सा रट लेते हैं, तो वो थोड़ा सा ट्रिक अपनाते हैं। देखो मैं समझाता हूँ। वो लोग ऐसे टर्म यूज करते हैं जो बच्चा डेली लाइफ में यूज, जैसे नंबर डेंसिटी। अब वो आपसे पूछेगा नंबर डेंसिटी का डायमेंशन निकालो। नंबर डेंसिटी बेटा पता है क्या होता है? जैसे मान लो एक रूम में 25 पार्टिकल हैं, तो 25 पर यूनिट वॉल्यूम। अब बच्चा नंबर पे फोकस करता नहीं है, वो डेंसिटी के लिए क्या बोल देता है बेटा? केजी पर मीटर क्यूब, और उसका आंसर गलत आ जाता है। वो ऐसा सोचता है सर ये तो m l-3 है, ये समझे ना? मीटर में 1 मीटर की जगह m लिख दो, मतलब l लिख दो। बेटा मेरी बात समझ गए ना? उसको लगता है ये यस सर। है,
और डायमेंशन क्या होते हैं बेटा? नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता, नंबर डेंसिटी का डायमेंशन आता है L-3। वो ट्रिक खेलते हैं बच्चों के दिमाग के साथ में कि बच्चा कोई याद करके तो नहीं आया है। वो ऐसे लिख देते हैं रेट चेंज ऑफ करंट। रेट चेंज ऑफ करंट मतलब वो लैंग्वेज में खेलते हैं आपके साथ में। बच्चा सोचता है करंट का डायमेंशन लिखना है तो वो एम्पियर लिख के आ जाता है। ठीक है बेटा, रेट चेंज का मतलब होता है किसी चीज को टाइम से डिवाइड करना। ऐसे सोचो अभी डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो बच्चा A/T आंसर होता। मेरी बात समझ गए? AT-1। और बच्चा क्या सोचता है? आंसर क्या है? A। तो वो कहीं ना कहीं लैंग्वेज में आपको फंसाएंगे डायमेंशन एनालिसिस में, तो आप थोड़ा बच के निकलना बेटा। ठीक है? यस सर। अब एक क्वेश्चन और आता है और वो बड़ा अच्छा होता है बेटा। वो लोग एक नया पैटर्न बनाए हैं। वो ये देखते हैं कि बच्चा ओरिजिनली जैसे टीचर पढ़ा रहा है वैसे समझा है कि उसने रट्टा मारा है कि ये डायमेंशन फॉर्मूला पुट करने से आ जाता है। वो बोलता है कि एक नई दुनिया है। अब बेटा ये बताओ, आप मुझे कॉमन सेंस से बताओ, अगर मैं वेलोसिटी को बेसिक फंडामेंटल रखता और टाइम को, तो क्या लेंथ की आवश्यकता पड़ती? हाँ या ना, सोच के बताओ। अगर वेलोसिटी टाइम फंडामेंटल यूनिट्स होते तो क्या लेंथ की आवश्यकता पड़ती? सोचो। जब हम पूरी लिस्ट बना रहे थे ना, मास की, लेंथ की, टाइम की, ईटीसी की, तो क्या मैं लेंथ की जगह वेलोसिटी लिख दूं तो क्या हमको लेंथ को फिर से इंक्लूड करना पड़ता बेसिक में? हाँ या ना, सोच के बताओ। सर लेंथ की जरूरत नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती बेटा, हमारी भाषा ही चेंज हो गई होती। सोचो ना, आज अभी हम लोग कैसे किसी को रास्ता बताते हैं? अरे तुम इस रोड पे 5 मीटर जाओ। तब हम लोग कैसे रास्ता बताते? तुम 2.5 मीटर पर सेकंड से 2 सेकंड तक इस रास्ते पे जाओ। देखो, वेलोसिटी, टाइम, अभी भी हमें लेंथ मिल गई। क्या मेरी बात समझे? यस सर। फंडामेंटल यूनिट फिक्स नहीं है, ये हमारी चॉइस है। ये हमारी चॉइस है। अगर मैं एम्पियर नहीं रखना चाहूंगा तो मैं चार्ज भी रख सकता हूँ, कूलम्ब रख सकता हूँ। एम्पियर हटा दो वहां से, कूलम्ब रख दो, ये हमारी चॉइस है। तब अगर हमें एम्पियर डिफाइन करना होता तो कूलम्ब पर यूनिट टाइम बोल देते। मेरी बात समझे? AT, अरे मतलब सॉरी, मेरी बात समझे? आप यस सर। अगर चाहें तो ये जो हम लोग फंडामेंटल पढ़ते हैं ना एनसीईआरटी में, वो अलग भी हो सकता है उससे, आपकी चॉइस है ये। साइंटिस्ट ने जो बोल दिया पूरी दुनिया में हम लोग एक ही मान ले रहे हैं कि ये फंडामेंटल है। बट एक्सपेरिमेंटली हम अपने हिसाब से भी फंडामेंटल चुन सकते हैं। सपोज एक दुनिया में एच को, ये क्वेश्चन बेटा बहुत अच्छा रिपीट होता है, अब प्लीज करो। मैं सब समझा रहा हूँ, पहले लिख लेना तब समझना। HCG आर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, ठीक है, या फंडामेंटल यूनिट समझ लो। तो जिस दुनिया में, एक अलग दुनिया है जहां पे HCG, बेटा H का मतलब होता है प्लैंक्स कांस्टेंट, आप डरो मत, ऐसे लिख लो, एनर्जी इक्वल टू H इंटू एफ, वेर एफ इज फ्रीक्वेंसी। तो H के डायमेंशन आप निकाल सकते हो। मैं बता रहा हूँ बेटा, ये क्वेश्चन मुझे कराने दो, आप अगर डरो तो मैं क्वेश्चन करा दे रहा हूँ। C मतलब स्पीड ऑफ लाइट, तो डरो नहीं, ये तो सिंपल है, मीटर पर सेकेंड। कोई भी स्पीड ऑफ लाइट कितनी भी हो जाए डायमेंशनली तो वो मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, तो LT-1। बेटा ये आप क्लास 9 से ग्रेविटेशन के फॉर्मूले पढ़ा होगा, फोर्स इक्वल टू G m1m2/r²। बेटा आपको याद आया G, यूनिवर्सल ग्रेविटी। यस सर। तो G के डायमेंशन कैसे निकालोगे? फोर्स इंटू R² बाई m²। डायमेंशनली सोचो ना बेटा, m1 m2 क्यों लिखना, दोनों ही तो मास हैं। तो नीचे क्या आ जाएगा? m², फोर्स का डायमेंशन होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, और R² मतलब लेंथ का स्क्वायर। तो बेटा G का डायमेंशन कितना आ गया? m⁻⁻1 L³ T-2। एक बार चेक कर लेना बेटा, ये G का डायमेंशन आ गया। उसी तरह प्लैंक्स कांस्टेंट H का डायमेंशन कैसे निकालोगे? एनर्जी, एनर्जी क्या होती है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। बेटा वर्क डन, एनर्जी, दोनों के डायमेंशन सेम होते हैं, तो मैं ऐसे निकाल लूंगा, वर्क इंटू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट बाई फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी होती है बेटा, फ्रीक्वेंसी होती है 1/टाइम पीरियड।
तो तुम ऐसे सोचो, फ्रीक्वेंसी को यहाँ लिखोगे 1/t, तो t वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी सिंपली t यहाँ ऐसे लिख लेना। फोर्स का होता है mlt-2, d का होता है लेंथ और एक और t, तो h का डायमेंशन मिल जाएगा ml² t-1। बेटा यहाँ तक तुम लोग साथ हो? बेटा मैं आपको ये एक टाइप ऑफ क्वेश्चन बता रहा हूँ, मैं ये बिल्कुल नहीं बोल रहा कि पहली बार में क्वेश्चन समझ आना चाहिए, पर एक टाइप है, आप एक दो अटेम्प्ट दो और सीख जाओ। आपको बोलेगा एक नई दुनिया है जहां पे HCG फंडामेंटल यूनिट्स हैं, उस दुनिया में लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? मास का डायमेंशन क्या होगा? बेटा देखो, जिस दुनिया में हमारा MLT बेसिक है, उस दुनिया में हर चीज को हम इनके टर्म्स में डिफाइन करते हैं। वेलोसिटी भी करनी है तो मैं L/T बोलता हूँ। उसी तरह जब ये फंडामेंटल बनेंगे तो सबके डायमेंशन, मतलब L का फॉर्मूला ऐसे आएगा, h की पावर 1/2, c की पावर 3/2, ऐसे कुछ करके आएगा। ठीक है, तो आप L का डायमेंशन और मास का डायमेंशन निकालो SCG पे डिपेंडेंट। ठीक है, जैसे अगर नॉर्मल दुनिया में MLT बेसिक है तो हमारे सारे फॉर्मूले इन पे डिपेंड करते हैं। एक्सेलरेशन भी LT-2 होता है, यानी L/T²। आप क्वेश्चन समझ गए कि नहीं बेटा? हमारी फंडामेंटल यूनिट्स हमारी चॉइस पे डिपेंड करती है। किसी दुनिया में हमने HCG को फंडामेंटल माना, तो उस दुनिया में हम लेंथ का डायमेंशन कैसे निकालेंगे? आओ समझते हैं बेटा। बेटा दुनिया चाहे कोई भी हो, फंडामेंटली दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। लेंथ तो लेंथ ही होगी बेटा, भले ही मैं उसको किसी भी टर्म में लिखूं। तो अगर मैं तुमको ऐसे बोलूं कि सर कुछ भी कर लीजिए, लेंथ की पावर 1 ही रहेगी, अगर मैं लेंथ के डायमेंशन लिख रहा हूं तो मास की पावर 0, टाइम की पावर 0 ही आनी चाहिए। इस तरफ पहुंचते हैं। लेट अस से कि h की पावर x मेरा आंसर है, c की पावर y है और g की पावर z है। क्या यहां तक तुम्हें समझ आ रहा है हमने क्या किया? अगर Yes, sir. है तो ये भी लेंथ ही आएगी। दिस शुड ऑल्सो बी कम एज लेंथ। अब मैंने h की वैल्यू पुट कर दी। बेटा h की वैल्यू कितनी थी डायमेंशनली बताओ? ml² t-1 है, पुट करो ml² t-1। बेटा प्लीज कैलकुलेशन पे तुम ध्यान देना, मैं कैलकुलेशन में ध्यान नहीं दूंगा। c की वैल्यू LT-1 यानी LT-1y। z की g की वैल्यू कितनी आई थी बेटा? m-1 L³ t-2, m-1 L³ t-2 की पावर z। एक बार चेक कर लेना बेटा मैंने सही लिखा है। हाँ, अब सारे टर्म इक्वेट करो, m वाले सारे टर्म को एक साथ लाओ। बेटा क्या क्या है? m की पावर x है, इस वाले में नहीं है, इस वाले में कितना है? -z। बेटा ये सब कर लेते हो ना, पावर को इकट्ठा करना, मतलब से यस सर। Yes. l को करो 2x, यहाँ पे y प्लस 3z। प्लस 3z। ठीक है बेटा, अब क्या बचा हमारा? t का बताओ, t का पावर कितना आएगा? -x सर -x Minus x. माइनस Minus y 5. Minus 2z. -2z। और यहाँ पे जरा कंपेयर करो 1 0 0। अब मेरा 1 किसके बराबर हो जाएगा? लेंथ को देखो, 1 = 2x प्लस वाई प्लस 3z आया बेटा। देखो देखो ना, पावर कंपेयर कर। यस सर। उसी तरह m को कंपेयर करोगे तो 0 = x - z मिला। यस सर। टाइम को कंपेयर करोगे तो -x -y -2z = 0। अब देखो, इसको देखने में सबसे पहले हमें ये पता लगा x = z है, हमें थोड़ी राहत मिली। अब इसको तुरंत यूज कर लो। क्यों? इसको यूज करने से तुम्हारी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। x = z को यहाँ पुट कर दो जल्दी से। अब जैसे ही x = z यहाँ पुट करोगे तुम, हमारा आ जाएगा -y = 3z। आया बेटा? देख लो आपका यहाँ तक आ गया। यस सर। तो मान लो अब मुझे y की वैल्यू -3z मिल गई, तो यहाँ से मुझे बताओ, मैंने लिखा 1 = 2x की जगह मैं क्या लिखूंगा? 2z, एक 3z पहले से है यानी 5z हो जाएगा। और y की जगह मैंने क्या लिखना है बेटा? y की जगह मैंने लिखना है -3z। अब बताओ, -3z 3z कट गया, z = कितना आ गया? 1/2 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई? 1/2।
सॉरी बेटा, y की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? -3z, यानी माइनस, और z की वैल्यू 1/2 यानी -3। -3/2। तो मेरा आंसर आ जाता कि सर मेरा डायमेंशन फॉर्मूला होता h की पावर x की वैल्यू कितनी है बेटा? 1/2। c की पावर कितनी है बेटा? y दी थी ना हमने, -3/2। एक बार कैलकुलेशन बेटा आप लोग चेक कर लेना। g की वैल्यू कितनी आ गई हमारी? z कितना है? 1/2। तो ये हमारा डायमेंशन फॉर्मूला होता है किसका? लेंथ का। अगर बेटा इसी क्वेश्चन में मुझे मास निकालना होता तो मैं क्या कर देता? l की पावर। तब मास 1 रख के सब 0 रख देते। वेरी गुड बेटा, आप समझ गए क्वेश्चन? बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी था, तो आपको मैं डायमेंशन एक्सिस पे एक शीट बना के दूं, करोगे बेटा? और बेटा प्लीज स्टार्टिंग में ना थोड़ा सा ना सब्जेक्टिवली सॉल्व किया करो, एग्जैक्टली ऐसे। एक दिन स्टूडेंट जब मैच्योर हो जाता है तो वो इसी डाटा को जो बार बार वो सब्जेक्टिवली सॉल्व करता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में बदल लेता है। ठीक है, मतलब घर पे पूरा डिराइव किया करो, पूरी वैल्यू पुटिंग करके चेक किया करो क्या आया क्या नहीं आया। ऐसे नहीं कि सर मैं बस टिक करना चाहता हूँ, वो बच्चे को कमजोर बना देता है, कॉन्सेप्ट गैप क्रिएट करता है। मेरी बात समझ गए बेटा? आपको होमवर्क क्या है, आप एनसीईआरटी से यूनिट डायमेंशन चैप्टर पढ़ना स्टार्ट करोगे। एनसीईआरटी से डायमेंशन फॉर्मूले दिए 94, उसमें से एनी 30 सॉल्व करोगे। ठीक है, और मैं आपको डायमेंशन एनालिसिस पे एक शीट दूंगा डीपीपी टाइप की, 10 से 15 क्वेश्चन की, उसे आज की क्लास के लिए प्रैक्टिस कर लोगे। आज ही दे दूंगा बेटा, कोशिश करूंगा 2 बजे से पहले दे दूं, आप उसको आज के आज सॉल्व कर लेना। कर लोगे बेटा? यस सर। हम लोग नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू कर देंगे बेटा, इसके बाद वाले टर्म। ठीक है, बाय बेटा। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वेलकम बेटा, वेलकम।